जब भी सोलर रेडिएशन कहीं पर पड़ता है, जब भी सोलर रेस कहीं पर पड़ते हैं, तो उसकी वजह से वहां का टेम्परेचर बढ़ जाए। और जब कन्वर्ज करेंगी बेटा, तो कन्वर्ज करके आपस में लड़ भिड़ के मार झगड़ा थोड़ी करेंगे, या तो जमीन छेद के नीचे चली जाए। इन्वायरमेंट में हवा हमारे ऊपर जितना दबाव लगा रहा है, उतना ही दबाव हम हवा को अपनी नसों के ऊपर से लगा देते हैं, ताकि हमें ये फील ही नहीं होता कि हम इतने प्रेशर में हैं। अगर मैं किसी को खड़ा कर दूंगा तो उसको लगेगा अरे बाप रे, ऊपर खोपड़िया पे कोई पता नहीं कौन हवा से प्रेशर क्रिएट कर रहा है। सर यहाँ पे बस हल्की सी हवाएं उठ रही हैं, लेकिन ये फिर से, अरे सर ये क्या हुआ, ये तो हवा ऊपर की दिशा में चलने लगी। कुछ भी नहीं हुआ है, हवे हवे में तुम बोल रहे हो कि भाई साहब ये हवा ऊपर चला गया। अरे हवा ऊपर चला गया, ऐसे कैसे ऊपर चला गया, ये विंड नहीं है फिर। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आवर्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एनसीईआरटी के इस शानदार सीरीज में। पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने बड़ी शानदार से अपने क्लाइमेटोलॉजी के कुछ अच्छे पोर्शंस को कंप्लीट किया था, और इस बार फिर से हम लोग एक नए चैप्टर के साथ इस नए सिरे से इस चीज की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो बेसिकली हमारे क्लाइमेटोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट अंडरस्टैंडिंग पार्ट है हमारे लिए भाई। और इसीलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आप इस पे थोड़ा भी इधर उधर डगमगाएं, है ना। तो इसीलिए मैं इसको कैसे कंप्लीट कराता हूं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज आप इस लेक्चर से क्या सीखने वाले हैं। हम लोग पढ़ रहे होंगे आज अपने लिए एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को पढ़ना मतलब विंड सिस्टम को पढ़ना, और इसके साथ साथ हम लोग एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के लगभग बहुत सारे कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। और यहां पर हम लोग बात कर रहे होंगे आज, सबसे पहले तो मैं आपको आज समझाऊंगा एयर प्रेशर के बारे में। हाँ, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपका आधा क्लाइमेटोलॉजी तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। अगला टॉपिक जो हम समझने वाले होंगे वो ये होगा कि कौन कौन से फोर्सेस यहां पर इस एटमॉस्फेयर में एक्ट कर रहे हैं, जिनकी मदद से हम वेलोसिटी ऑफ विंड और डायरेक्शन ऑफ विंड को अफेक्ट कर सकते हैं। फोर्सेस अफेक्टिंग डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ विंड। जरा हम इस पर भी ध्यान देंगे, बड़ा ही शानदार सा टॉपिक है, ये भी बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। और हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे यार अपने जनरल सर्कुलेशन, या फिर हम अपने विंड पैटर्न सिस्टम पर बात करेंगे। जरा अपने ग्लोबल पैटर्न सिस्टम, विंड पैटर्न सिस्टम जो भी होगा हमारा, हम जरा उस पर चर्चा करने की बात कर रहे हैं। और आखिरी में हम लोग पढ़ रहे होंगे कुछ टाइप्स ऑफ विंड्स के बारे में। यहां पर हम लोग पढ़ रहे होंगे टाइप्स ऑफ विंड्स। अब इन्हीं के साथ जरा हम बिना देरी किए हुए अपने चैप्टर की शुरुआत कर लें, लेकिन उससे पहले बस आप सभी के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि भाई साहब मैं तो आपको यहाँ पर मिल जाऊंगा, और इसके साथ साथ अगर आपके मन में कोई डाउट आता है या फिर इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट आपको लगती है, तो आपको वो पीडीएफ यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां पर जाके क्लिक करके, ये फ्री बैच है, आप एनरोल कर सकते हैं pw.live में, और वहां से आप बहुत शानदार तरीके से इसको ज्वाइन करके पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। और हम सभी का एक बहुत ही शानदार प्यारा सा एक बैच भी चल रहा है, प्रारंभ 3 ईयर प्रोग्राम है। और इस प्रारंभ 3 ईयर प्रोग्राम में अभी हम लोग देख सकते हैं कि टारगेट 2028 का एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज जो है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। और फीस आप पर ईयर के बेसिस पर देख सकते हैं, कुछ ऑफर्स भी हैं शायद अभी चल रहे हैं, उन पर भी आप एक बार जरूर से गौर करिएगा। ये 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के कुछ बेसिक प्रोग्राम्स हम लोग समझते हैं, बेसिक फाउंडेशन, एडवांस प्रिपरेशन, रिगरस रिवीजन, ये सब कॉलेज टाइम के साथ आपके पूरे यूपीएससी की तैयारी कंप्लीटली हो जाएगी। तो चलिए भाई बिना देरी के फिर हम स्टार्ट ही कर देते हैं अपने इस चैप्टर को। और यहाँ पर हम सबसे पहला टॉपिक हम लोग यहाँ पर मेंशन करने की बात करते हैं। सबसे पहले जब भी मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं एयर प्रेशर का कॉन्सेप्ट। मतलब कि ये एयर प्रेशर एक्चुअल में अगर ये आपको क्लियर नहीं है, तो हो सकता है कि आप काफी दिनों तक परेशान रहें ये समझने में कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में क्यों नहीं आ रहा है, मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूं जितना बाकी लोग समझ ले रहे हैं। तो इन सब चीजों को हम अभी से अवॉइड करें, इसलिए मैं आपको एयर प्रेशर का सिस्टम अभी से समझा देता हूं। देखो, एयर प्रेशर का सिस्टम बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही ज्यादा सरल है। हम लोग यहां पर लिखते हैं, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं। देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास में एक बढ़िया सा सरफेस है, ये हमारे पास में सरफेस है भाई। और इस सरफेस पर हमारे लिए एक हमारा जो प्यारा सन है
वो अपनी दिव्य रोशनी के साथ इस पर नीचे काफी सारे लाइट्स को पहुंचा रहा है। हालांकि इस चीज को हम लोगों ने कई बार पढ़ा भी है, बट स्टिल हम इस बात को आज बिल्कुल नक्की कर लेंगे। हमने बोला कि ये जो रेडिएशन है ये है हमारे लिए शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। और मैंने ही आपको ये बात कई बार बता दी है कि जब भी शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन पड़ता है तो इसके वजह से क्या होगा भाई साहब, यहां का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा। ये पूरा टेम्परेचर जो इस पूरे लैंड ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, इन सब जगहों पर टेम्परेचर काफी हद तक बढ़ जाए और इसके करेस्पॉन्डिंग जो इनके ऊपर में कई सारे हमारे छोटे छोटे ये जो एयर पार्टिकल्स होंगे, ये सारे भी एयर पार्टिकल्स ऊपर उठने लगने की बात करेंगे। हमने बोला कि ठीक है भाई, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। हमेशा याद रखना, जब भी सोलर रेडिएशन कहीं पर पड़ता है, जब भी सोलर रेस कहीं पर पड़ते हैं तो उसकी वजह से वहां का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और एक बात मैं आपको आज पहले ही बता दे रहा हूं कि जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा, आप हमेशा इसको एक कॉन्सेप्ट आज के आज इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से बांध लो अपने दिमाग में कि ये बनेगा बेटा तुम्हारा लो प्रेशर। अब ये लो प्रेशर क्यों बन रहा है उसके बेसिस पर अभी हम बात भी कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था ये लो प्रेशर होगा भाई साहब, बिल्कुल होगा। अब हम बोल रहे हैं धीरे धीरे इस बात को समझना जरा कि जैसे ही ये सरफेस गर्म होगा, हम लोगों ने कल अपने लास्ट लेक्चर में भी इस बारे में चर्चा किया था। इसको जरा मैं एक बार अपने हिसाब से पेन्स ले लेते हूं। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि जैसे जैसे ये अब ऊपर जाने लगेगा, ऊपर जाते जाते ये अब ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा और हमने बोला कि यही ड्रॉपलेट्स जो हम देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक बादल का शेप ले लेगा। कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, कंडेंसेशन का प्रोसेस। लेकिन फिर भी ये हीट जो थी वो इतनी ज्यादा थी कि ऊपर पहुंच पहुंच के क्या हुआ, अब जरा यहीं पर थोड़ा ध्यान देते हैं। अब ये हमने बताया सबसे पहले लो प्रेशर। आपको एक बात हमेशा समझनी पड़ेगी, जो भी विंड है वो विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। और ये जो लो प्रेशर टर्म हम देख रहे हैं ये यहां वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। अब यहां पर अगर लो प्रेशर एरिया बन रहा है, मान लेते हैं कि ये वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन है, इस वाले जोन को हम बोल रहे हैं कि अरे भैया यहां पर क्या बन गया है, लो प्रेशर बन गया है, लो प्रेशर। तो इसका मतलब है कि बाहरी बाहरी हवाएं जो होंगी वो इससे थोड़े ज्यादा प्रेशर पर होंगी, मतलब इसके चारों तरफ की हवाएं जो हैं वो इसके कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा प्रेशर पर, तभी तो इसको लो प्रेशर बोल रहे हैं। लो प्रेशर है मतलब इसके आजू बाजू की हाई प्रेशर होगी इसके कंपैरिजन में। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सारी की सारी हवाएं जो हैं वो कहां रश कर जाएंगी, इसके तरफ रश करेंगी। सारी की सारी हवाएं जो हैं वो इस लो प्रेशर पर रश करेंगी। और ये भी बताता हूं कि सारी की सारी हवाएं यहां पर रश क्यों कर रही हैं, जरा इसको दूसरे एंगल से भी समझिए। जब यहां पर टेम्परेचर बढ़ा तो हमने बोला टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने से भाई साहब जो उसका सराउंडिंग, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, जो इसका सराउंडिंग एयर पार्टिकल्स होते हैं वो एयर पार्टिकल्स भी हीट अप हो जाते हैं। और हीट अप होने के साथ साथ वो क्या करना स्टार्ट करते हैं, जब भी आप किसी भी ऐसे गैसियस इन्वायरमेंट को हीट करते हो तो वो एक्सपैंड होता है। जब भी वो हीट अप होंगे तो एक्सपैंड होंगे। जब भी ये एक्सपैंड होंगे तो इसका मतलब है कि इसके एक्सपेंशन से इनकी जो रिलेटिव डेंसिटी है वो काफी कम हो गई। मतलब कि इनके आजू बाजू से अगर ये कोई भी चीज हवा एक्सपैंड हो गई मतलब हल्की हो गई, हल्की हो गई तो भाई साहब ऊपर जाओ, जो भारी चीजें हैं वो नीचे आएंगी पहले। तो यहां पर ये जो रिलेटिव डेंसिटी जैसे ही कम हुई, इट विल स्टार्ट मूविंग अप, इट विल स्टार्ट मूविंग अप। अब जैसे जैसे मूव अप कर रहा है तो भाई साहब यहां पर नीचे नीचे क्या वैक्यूम जैसा कुछ तो भर रहा होगा। तो जायज सी बात है जब नीचे का हिस्सा ऊपर चला गया तो बाजू बाजू से हवाएं नीचे की तरफ भरने तो आएंगी ही। तो यही तो बात हो रही कि यहाँ की हवा ऊपर उड़ गई तो यहाँ वैक्यूम बन गया। वैक्यूम बनते ही बगल बगल की हवाएं जो है पुश करेंगी यहाँ पर, जायज सी बात है। तो यही सिस्टम है। और बेसिकली यहाँ पर क्या हो सकता है, हम लोग एक चीज लिखते हैं कि एयर प्रेशर में एक बात को बिल्कुल नक्की कर लो आप लोग आज के लिए, हम वो बोल रहे हैं कि एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा,
एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा इसका मतलब है आपका जो एयर प्रेशर है वो कम होगा। एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा आपका एयर प्रेशर कम होगा। इसका मतलब कि जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा आपका लो प्रेशर कंडीशन आएगा। यहां पर हम बोलते हैं ये सारी हवाएं जो है यहां पर वो कन्वर्ज करेंगी। यहां पर सारी हवाएं क्या होंगी? कन्वर्ज करेंगी। और जब कन्वर्ज करेंगी बेटा तो कन्वर्ज करके आपस में लड़ भिड़ के मार झगड़ा थोड़ी ना करेंगी, या तो जमीन छेद के नीचे चली जाए। जब भी कन्वर्ज करेंगे तो ऊपर की तरफ तो उठना स्टार्ट ही करेंगी। कन्वर्ज करके ऊपर उठेंगी, कन्वर्ज करके ऊपर उठेंगी। तो यहां पर यही सिस्टम बन जाएगा कि ये सिस्टम धीरे धीरे यहां से फिर ये ऊपर उठने लगेंगे, ऊपर उठेंगे, ऊपर उठेंगे, ऊपर उठेंगे। और यहां पर हम देख रहे हैं क्या? बादल बनेगा। मतलब कि इनके ऊपर जाने से हवाएं जो है धीरे 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 ठंडी हो जाएंगी। अब यहां पर हम जैसे जैसे ऊपर हाइट में चल रहे थे तो हमने बोला कि यहां का जो एल्टीट्यूड बढ़ाने से जो एयर प्रेशर है, एयर प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। अब ये कैसे बिलीव कर सकते हो तुम? देखो, मान लो कि मैं तुमको 3 लेवल पर खड़ा कर देता हूं। जैसे मैं उस दिन हम लोग एक जोन बना रहे थे। हमने बोला कि भाई देखो, यहां पर तुम इस पीक पर देखो तो तुम्हारा एटमॉस्फेयर इतना ही है। ठीक है भाई, एटमॉस्फेयर का अपर मोस्ट लिमिट इतना है। और ये हिल रीजन है, नीचे प्लेट्यू प्लेन्स, कुछ इस प्रकार से कुछ रीजन्स हैं अपने पास में। तो मैंने सबसे पहले एक अपने चतुर चिंटू को बुलाया और बोला कि बेटा यहाँ खड़ा हो जा, यहाँ पे खड़ा हो जा। और दूसरी बार में बेटा तू यहाँ खड़ा हो जा। मैंने बोला कि बेटा बेटा तेरे सिर पर कितना प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? तो इसने बोला कि सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख लो सर, इतना तो लग ही रहा है मेरे ऊपर। लेकिन मैंने यही चीज बोला कि बेटा तुम्हारे ऊपर अब कितना एयर प्रेशर है? तुमने बोला अरे सर जी बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। मतलब कि यहां पर तो सर एयर की जो हाइट है ना वो इतनी ज्यादा कि एयर प्रेशर देख रहे हो कितना लग रहा होगा। इन सब एयर्स का भार इसके सिर पर आ रहा होगा, है ना। हम लोग को इसका आदत है तो टेंशन की बात नहीं होती है। एयर प्रेशर देखो, इसके लिए तो बड़ी सिंपल सी बात है कि हमारा बॉडी जो है ना इसी हिसाब से डिजाइंड भी है। हम लोग साइंस में पढ़ते भी है कि जो भी हमारे ब्लड सर्कुलेशंस होते हैं, वो हार्ट जब ब्लड पंप करता है, बहुत तेजी से पंप करता है जब ब्लड को, तो हमारी वेन्स में वो सारा का सारा प्रेशर वो भी बाहर की तरफ एक्सर्ट करती है। मतलब इस इन्वायरमेंट में हवा हमारे ऊपर जितना दबाव लगा रहा है उतना ही दबाव हम हवा को अपनी नसों के ऊपर से लगा देते हैं, ताकि हमें ये फील ही नहीं होता कि हम इतने प्रेशर में हैं। नहीं तो प्रेशर बहुत ज्यादा है, बस हमें फील नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी अंदर से हिस्से से वो भी बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है। अब यही तो कई बार होता है कि जब इसी चिंटू को मैं पहाड़ पर चढ़ा दूंगा तो इसके नाकों से खून बहने लगेगा। क्यों भाई? क्योंकि ऊपर जाते ही प्रेशर तो कम हो गया। एयर प्रेशर जो अभी इतना ज्यादा लग रहा था, अब यह इतना ही लग रहा है। अब जब इतना ही लग रहा है सिर्फ, तो एयर प्रेशर तो कम हो गया, लेकिन शरीर को क्या पता, शरीर तो अभी भी उतना ही प्रेशर बाहर की तरफ एक्सर्ट करेगी। तो ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ता है कि वो जहां से रास्ता उसको दिखता है वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसीलिए नोज ब्लीडिंग वगैरह सब देखते हैं। तो हम इस बात को हमेशा लिख सकते हैं ना कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा एयर प्रेशर कम होगा। यहाँ पर कई बार हवाओं के साथ भी यही होगा, है ना। हवाओं के साथ भी जब ये ऊपर 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 पहुंचने लगेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पूरा का पूरा एक प्रेशर जो है वो काफी कम हो जाएगा, एयर प्रेशर कम होगा। ऊपर पहुंचने पर एयर प्रेशर कम हो जाता है। जब एयर प्रेशर कम होता है, मतलब कि अगर मैं दो लेयर्स बताता हूँ, P1 ऊपर बादल के पास में और P2 यहाँ पर। तो अगर मैंने बोला कि ये लो प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, तो इसके ऊपर जब भी हम लोग जाएंगे बेटा तो प्रेशर कम ही होगा, प्रेशर हमेशा कम ही होगा। हाँ, हमेशा याद रखना कि भले ये भी लो प्रेशर है, लेकिन ये लो प्रेशर से जब भी चीजें ऊपर उठेंगी तो फिर से प्रेशर कम ही होगा। मतलब जब भी हम ऊपर की दिशा में जाएंगे, वी विल ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस कि P1 विल ऑलवेज बी लेस देन P2। इसके लिए कोई और दो चीजें नहीं है। मतलब कि यहां पर अब इररिस्पेक्टिव ऑफ कि लो प्रेशर हो या हाई प्रेशर हो, ये मैटर ही नहीं करता। वैसे तो देखो, लो प्रेशर और हाई प्रेशर पे मैं थोड़ी देर में भी फिर आता हूं तुम्हारे पास में, लेकिन यू ऑलवेज रिमेंबर दैट P1 विल ऑलवेज बी लेस देन P2। जब भी हम हवा में ऊपर जाएंगे तो प्रेशर हर बार कम होगा। इसको बिल्कुल बेटा नियम बना लो, तुम अपना गांठ बांध के रख लो, ताकि तुमको फ्यूचर में किसी प्रकार की समस्या आए ही ना। अब तुम यहां पर जब मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं, नेक्स्ट चीज, सिमिलरली अगर हम लोग यहां पर कुछ कुछ बातें देखें ना, तो जब भी हवा ऊपर उठ रही है बेटा, जब भी हवा ऊपर उठ रही है तो ये बादल बन रहा है। बादल बनने के साथ साथ जब भी ये सैचुरेट होना स्टार्ट करेंगे तो जायज सी बात है
यहां पर बारिश भी होगी, यहां पर क्या होगी, बारिश होगी। देखो जब भी बारिश, ये सारी चीजें जब एक किसी भी रीजन में होती है तो हम लोग बोलते हैं कि यार देखो यहाँ पर ना एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी नाम की चीज नहीं है। एक बार हवा ऊपर गया, फिर ऊपर से पानी नीचे आया, ये सब चीज क्या है, स्टेबल थोड़ी ना है, एटमॉस्फेयर अनस्टेबल है। तो हम लोग इसको हमेशा एक नाम देते हैं, इसको हम लोग हमेशा एक नाम देते हैं किसका, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी। और ये एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी का कंडीशन जो है, इसी को कई बार हम लोग एक और नाम देते हैं बेटा। जरूरी नहीं कि हर बार साइक्लोन्स आए, लेकिन इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोनिक कंडीशन भी बोलते हैं, साइक्लोनिक कंडीशन भी बोलते हैं। तो दो चीजें समझना, जब भी हवाएं ऊपर उठ रही हैं, फिर ऊपर से बारिश वारिश हो रहा है, जब भी उथल पुथल है तुम्हारे सराउंडिंग्स में, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी। और इससे एक और रिलेशन मिलता है, मतलब कि जब भी लो प्रेशर सिचुएशन आएगा तो लो प्रेशर में एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी मिलेगी हमें, है ना। लो प्रेशर सिचुएशन में जब भी सरफेस पर लो प्रेशर होगा, है ना, तो वहां पर हमें क्या मिल रहा है, वहां पर हमें एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी मिलेगी। अब तुम ये सूरज की किरणों को तो देख ही रहे हो, अब तुम यही सेम कंडीशन बेटा इमेजिन कर सकते हो कि हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं, डे टाइम की बात कर रहे हैं, या फिर हम लोग समर की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग डे और समर यही सेम चीज होता है, लेकिन अगर यही चीज हम लोग थोड़ा चेंज कर दें, है ना, हम लोगों ने बोला ठीक है सर, अब देखो चेंज कर दिया माहौल, क्या बोल दिया भाई, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, ये देखो भाई, हमने बोला कि ओ लो भाई रात हो गया, ये भाई ये क्या हो गया, ड्यूरिंग नाइट टाइम, या फिर इसी को विंटर से भी रिलेट कर सकते हो। इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो भी हवाएं थी अभी तक, वो अब सारी की सारी भाई साहब क्या होने लगी, ठंड, ठंड के वजह से ऊपर की जो भी हवाएं थी, अब क्या होगी, इस वाले हवाओं की जो थी वो सारी ठंडी हो गई, धूप नहीं है ना, अब ये सारे ठंड हो गए, अब ये ठंड की वजह से ये सारे की सारी हवाएं जो हैं बेटा, अब वो नीचे की तरफ आएंगी, यहां पर पहुंच गई सारी की सारी हवाएं। हमने बोला यहां पर मतलब अगर मैं किसी को खड़ा कर दूंगा तो उसको लगेगा अरे बाप रे, वो ऊपर खोपड़िया पे कोई पता नहीं कौन हवा से प्रेशर क्रिएट कर रहा है, मतलब कि प्रेशर ज्यादा फील हो रहा है। मतलब कि हम बोलेंगे ऐसे सिचुएशन में इसको हमेशा और हमेशा इस रीजन की अगर कोई बात पूछेगा मुझसे, तो मैं हर बार बोलूंगा कि ये क्या है, हमारे लिए एक हाई प्रेशर जोन है। कैसा है भाई, ये हमारे लिए एक हाई प्रेशर जोन है। जब भी मतलब कि एक बड़ी सिंपल सी बात हमें समझ में आई कि जब भी डिसेंडिंग एयर होगा, मतलब कि डिसेंडिंग एयर मतलब कि नीचे गिरता हुआ एयर होगा, तो वो ऑलवेज एंड ऑलवेज हाई प्रेशर क्रिएट करेगा, हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। अब ये जो हाई प्रेशर होगा, अब तुम खुद सोचो, यहां पर हवाएं जब नीचे की तरफ टकराएंगी तो बेटा जमीन फाड़ के अंदर तो नहीं चली जाएंगी, यहां से क्या होगा, हवाएं जो है वो बाहर की दिशा में, बाहर की दिशा में हर दिशाओं में मूव करने की कोशिश करेगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब पहले वाले केस में कन्वर्ज हो रही थी हवा, लेकिन अब यहां वाले केस में क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है हवा, डाइवर्ज हो रही है हवा। तो डिसेंडिंग एयर हमेशा डाइवर्ज होगी, हाई प्रेशर कंडीशंस बनाएगी। और यहां पर हम लोग बोल रहे हैं कि जब भी ऐसा होगा बेटा, तो कुछ कंडीशंस हैं। अब यहां पर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, कोई भी बादल नहीं बनेगा, नो क्लाउड फॉर्मेशन, कभी नहीं होगा, कोई बादल नहीं बन रहा है। बादल जब बन ही नहीं रहा है बेटा, तो बारिश तो होगी नहीं, बारिश जब होगी ही नहीं, तो किस बात की एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी, मतलब कि एटमॉस्फेयर तो स्टेबल है भैया, तो हम इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी बोलते हैं हम इसे। या फिर हम इसी को बेटा एक और नाम दे सकते हैं, इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। और इस केस में भी मैं तुमको यही बार बार समझाऊंगा कि अभी भी यही होगा कि अगर मैं दोनों प्रेशर लिखूं, एक जगह लिखूं कि ये बेटा प्रेशर P1 है और यहां पर प्रेशर P2 है, इस केस में भी हर बार क्या हो रहा है, P1 इज लेस देन P2। ये नियम तो हमारा कभी भी नहीं बदलेगा, चाहे जो हो जाए, ये नियम कभी नहीं बदल रहा है। तो हमने दोनों केसेस की बात की कि रात के ड्यूरेशन में हो सकता है कि हाई प्रेशर जोन हो और दिन के टाइम पर ये थोड़ा ज्यादा प्रेशर हो। लेकिन ये जो प्रेशर की बात हो रही है बेटा,
अब यहां पर जरा मैं तुमको फिर से डिटेल में समझाता हूं कि इसका और रिपरकशन क्या है, इसका और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या कहने की कोशिश कर रहा था। अब जरा अगर हम लोग वापस से एक एक सरफेस को इमेजिन कर लेते हैं। एक सरफेस को अगर हमने इमेजिन किया और इस सरफेस पर जरा हम लोग बातचीत करते हुए हम लोग बोल रहे थे कि यहां पर एक रीजन हमने बनाया। ये रीजन हमने बोला, ये जो रीजन है ये लो प्रेशर का रीजन है और ये जो रीजन है वो कैसा बेटा, हाई प्रेशर का रीजन। अब देखो, एक बात का याद रखना कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बेटा, उसको हम लोग मेजर करते हैं किसमें, मिली बार्स में। मिली बार्स किसको करते हैं हम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मिली बार्स में मेजर किया जाता है। इसी को हम लोग बेटा एमबी भी लिखते हैं, एमबी भी लिखते हैं। तो नॉर्मली 1000 एमबी के आसपास का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा रहता है। तो जरा हम लोग उसी के इर्द गिर्द ही बात करेंगे, थोड़े रियलिस्टिक डेटा के साथ ही चलेंगे। हम लोगों ने बोला कि भैया देखो कहीं पर ना हाई प्रेशर हो गया है। तो हमने हाई प्रेशर बोला, कितना हो गया है? हमने बोला कि सर देखो यहां पर सिंपल सी अगर बात बताऊं तो ये हो गया है 1020 एमबी, प्रेशर बढ़ गया है। और हमने बोला ये लो प्रेशर है, इसका मतलब है कि इसका जो है वो है 960 एमबी है, 960 एमबी है। ठीक है भाई, ये प्रेशर समझ में आ रहा है सर, कोई बात नहीं। हाई प्रेशर, तो हमने एक एक काम देखा होगा सर, जैसा आपने अभी अभी समझाया कि हवाएं जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो इस जमीन पर हवाएं जो हैं यहां से इस डायरेक्शन में तो डेफिनेटली चलने लगी होंगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन हमने ये भी बोला था कि जब भी कोई रीजन लो प्रेशर का होगा तो लो प्रेशर से हवाएं जो हैं वो ऊपर की दिशा में भी उठेंगी, है ना। हवाएं जो हैं वो ऊपर उठेंगी ही उठेंगी, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। ये लो भाई, ऊपर भी उठेंगी ही उठेंगी। फिर मैंने बोला कि अच्छा ये 960 एमबी का है, ऊपर हवाएं चल तो रही हैं, लेकिन ऊपर हवाएं अब यहां पर अगर हाई प्रेशर है तो इसका मतलब ये भी तो होगा कि ये हवाएं जो हैं वो नीचे डिसेंट कर रही होंगी यहां पर, है ना। ये क्या होंगी, यहां पर डिसेंडिंग हवाएं होंगी। डिसेंडिंग एयर होगा तभी तो हाई प्रेशर है। और हमने बोला यहां पर असेंडिंग असेंडिंग एयर हो जाएगा। हो सकता है यहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो तो लो प्रेशर कंडीशन डेवलप हो गई है। इन सब के चलते यहां पर एक कंडीशन बेटा और बनेगी, यहां पर एक कंडीशन और बनेगी कुछ इस प्रकार की। हम बोल रहे हैं कि यहां पर ऊपर ऊपर भी देखा जाए तो एक प्रेशर कंडीशन डेवलप हो रहा है, यहां पर एक प्रेशर कंडीशन डेवलप हो रहा है। लेकिन ऊपर की अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि भैया देखो यहां पर अगर इस साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये किस पर है, ये हाई प्रेशर पर है, और ये किस पर है, ये लो प्रेशर पर है। और यहां से ये विंड जो है ये भी कैसे चलने लगा, इस डायरेक्शन में चलने लगा। अब तुम्हारा कंफ्यूजन देखो बेटा यहीं पर होता, हर बार हर बच्चों का कंफ्यूजन यही होता है कि सर ये लो प्रेशर है तो ये हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है तो ये लो प्रेशर है। बेटा ये कोई भी बात होती ही नहीं है। कभी भी वर्टिकल साइड से रिलेशन बनता ही नहीं है। रिलेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल विंड्स का बनता है। मतलब कि लो प्रेशर हाई प्रेशर हमेशा उसके इर्द गिर्द बराबर लेवल पर बात होती है। जैसे यहां पर जमीनी स्तर पर हमने बोला कि हाई प्रेशर लो प्रेशर है, वैसे ही ऊपर भी अगर विंड इस दिशा में बह रही है बेटा तो जायज सी बात है ये हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर पर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ऊपर की दिशा में जब भी जा रहे थे तो यहां पर बेटा हमें क्या मिलता है, हम बोल रहे हैं यहां का मान लेते हैं कि प्रेशर जो होगा बेटा वो कितना होगा, 950 एमबी होगा। और वही चीज यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो सकता है कि ये लो प्रेशर है, चूंकि यहां का प्रेशर हो 940 एमबी। अब तुम इस बारे में ध्यान देना कि मैंने क्या लिखा है और क्यों लिखा है। यहां पर तुम देखना, क्या मैं ये चीज हर बार फुलफिल कर रहा हूं क्या, कि बात P1 और P2 लेवल की अगर करोगे वर्टिकल डायरेक्शंस में तो P1 विल ऑलवेज बी लेस देन P2। ये बात चाहे यहां की हो चाहे यहां की हो, वो हमेशा समझ में आएगा। और फिर से समझना कि हम लोग जो लो प्रेशर हाई प्रेशर डील कर रहे हैं बेटा वो कभी भी वर्टिकल रिलेशन में नहीं आता है। वर्टिकली तो मैंने क्या बोला है
वर्टिकली तो ये रिलेशन बाय डिफॉल्ट हर बार लगेगा ही लगेगा। अगर प्रेशर नीचे जितना भी होगा, ऊपर हमेशा हमेशा प्रेशर कम ही रहेगा बेटा। ये बात जितनी जल्दी और जितने आसान तरीके से तुमको समझ में आ जाए, मैंने तो कोशिश कर ली, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि नीचे ऊपर का रिलेशन प्रेशर का नहीं होता है, और वो अगर रिलेशन है तो वो हर बार यही रिलेशन है। तुम ये कभी मत समझना कि अच्छा यहां पर लो प्रेशर है तो ऊपर हाई प्रेशर है। अरे नहीं ना, ये कोई रिलेशन थोड़ी ना है कि यार नीचे लो प्रेशर हाई, इसका मतलब तो प्रेशर बढ़ गया। नहीं, प्रेशर नहीं बढ़ा है भाई, ऊपर जाते हुए प्रेशर घटेगा ही घटेगा। नीचे 960 एमबी था, ऊपर 985 एमबी हुआ, प्रेशर तो घट गया है। सिमिलरली यहां पर 1020 एमबी था, ऊपर 940 एमबी ही है, प्रेशर घट गया है। लेकिन अगर इन दोनों को कंपैरिजन करें तो बताओ बेटा कौन सा हाई प्रेशर पर है? हमने बोला ये वाला, तो इसीलिए हमने इसको हाई प्रेशर लिखा और इसको लो प्रेशर लिखा। इन दोनों में जब कंपेयर किया एक ही लेवल पर हॉरिजॉन्टली, तो हमने क्या बोला, इन दोनों में से कौन सा हाई प्रेशर है? ये वाला, इसलिए इसको हाई प्रेशर, इसको लो प्रेशर बोला। इस बात को हमेशा समझ लेना। और दूसरी चीज, ये जो लो प्रेशर या हाई प्रेशर है ना बेटा, दिस इज ऑलवेज रिलेटेबल। कैसे, मैं तुम्हें समझाता हूं। मान लो कि हमारे पास में 3 जोन्स हैं, इनके जो प्रेशर हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। हम बोल रहे हैं ये वाला है 990 एमबी, ये वाला है 980 एमबी। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि बेटा इनमें से हाई प्रेशर और लो प्रेशर कौन सा है, तो मैं बोलूंगा कि अरे सर इसमें पूछने की बात है, ये लो सर। इसका मतलब है कि ये हाई प्रेशर है और ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड ट्रैवल करेगी ही करेगी। बिल्कुल सही बात है भाई। तुम्हारे इस केस में मैं मानता हूं कि ये हाई प्रेशर पर था और ये कितना था, ये लो प्रेशर पर था तुम्हारे लिए। यही तो तुमने बताया मुझे। अब देखो दूसरी चीज, मैंने कहा कि अच्छा लेकिन यहां का जो प्रेशर है बेटा वो है 1000 एमबी। अब जरा इन दोनों में कंपेयर करो, बताओ मुझे। तुम बोलोगे अरे सर ये तो चीटिंग है सर, ये तो चीटिंग है। अब सर ये तो लो प्रेशर हो गया सर, ये तो चीटिंग है सर। अब जो हवा है ना, अब जो हवा है वो ऐसे चल रही होगी इस टाइम पर, ऐसे चल रही होगी सर। और इस केस में हम क्या बोल रहे हैं कि दिस विल बी द हाई प्रेशर एंड दिस विल बी द लो प्रेशर। अब ये लो प्रेशर बन गया, कभी हाई प्रेशर बन रहा था, कभी लो प्रेशर बन गया, है ना? क्यों? क्योंकि ये रिलेटिव है कि किस दिशा में तुम कंपेयर कर रहे हो, किस जगह से तुम कंपेयर कर रहे हो। इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये तो बिल्कुल बात फिक्स है। तो हवाएं जो है वो इसी दिशा में चलेंगी। अब तुमको समझ में आया मैं क्यों बोल रहा था रिलेटिव है? क्योंकि ये 990 एमबी ये हाई प्रेशर पर है कि लो प्रेशर पर है, डिसाइड करेगा ये दोनों पॉइंट, है ना? ठीक है भाई, अब इतनी बातें तुमको समझ में आ गई हैं, प्रेशर प्रेशर की बातें समझ में आ गई हैं, तो हम एक चीज समझते हैं, इस चीज को यहाँ लेते हैं, नोट डाल के लिख लेते हैं कि नोट डाल के लिखना है इस चीज को कि हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर और ऑलवेज रिलेटिव इन नेचर। ऐसा कहीं पर भी नहीं होगा कि 1050 लिखा है तुम बोलोगे अरे 1050 है सर, हाई प्रेशर हाई प्रेशर। अरे क्या पता उसके आगे 1070 प्रेशर हो, 1070 प्रेशर हो, 1070 एमबी का हो, तो वो फिर उसके रेस्पेक्ट में तो लो प्रेशर हो जाएगा ना। तो इसीलिए कभी भी ये एब्सोल्यूट नहीं है, दिस इज ऑलवेज रिलेटिव, रिलेटिव इन नेचर। नेक्स्ट अब हम लोग, अब तुमको इतना समझ में आ गया है तो लेट्स जंप इनटू द चैप्टर, और हम यहाँ पर बात करते हैं फोर्सेस अफेक्टिंग वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। फोर्सेस अफेक्टिंग डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ विंड। क्या बोल रहे हैं जरा समझते हैं। यहां पर सबसे पहली बात हम लोग करते हैं, विंड जो होता है, अब इस बात को हमेशा आप ध्यान में अपने दिमाग में बैठा लो बेटा। जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं ना, जैसे प्रेशर का मैंने बताया कि ऊपर जाते हुए प्रेशर हमेशा कम ही होगा, ये बाय डिफॉल्ट बेटा नेवर क्वेश्चन ईदर मी और एनीवन इन दिस कॉन्सेप्ट। कभी भी इस चीज को क्वेश्चन मार्क मत लगाना कि अरे सर ने कहीं गलत तो नहीं पढ़ा दिया, सर ने कहीं गलती से ऐसा तो नहीं बोल दिया। नहीं, नहीं पढ़ाया है। कुछ भी हो जाए, तुम्हारा दूसरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाए, होने दो, बट दिस इज लाइक अ यूनिवर्सल ट्रुथ फॉर यू। ये एक यथार्थ सत्य है, इसीलिए कभी भी इससे डेविएट मत होना, है ना? आज तुम इस पर मुहर लगा रहे हो, इस पर तुम्हें पूरे जिंदगी भर भरोसा करना है, ये ऐसे फैक्ट्स है। दूसरा फैक्ट जो मैं तुम्हें बता रहा हूं
ये मैं बता रहा हूं कि देखो विंड्स क्या होते हैं। हम लोग बहुत बार विंड्स का इस्तेमाल करेंगे, बट विंड्स बेटा कैसे होते हैं, हमेशा याद रखना कि विंड्स हर बार मैं बोल रहा हूं हॉरिजॉन्टल होंगे, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। ये जो हवाएं अभी ऊपर उठते उठते गई थी बेटा, ये विंड नहीं है, हमेशा याद रखना, दिस इज नॉट विंड। विंड क्या था इस सिचुएशन में, दो ही विंड दिखे थे, एक विंड ये था और दूसरा विंड ये था, क्योंकि ये दोनों ही हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं। ये वर्टिकल असेंड करे या डिसेंड करे, ये विंड कभी भी नहीं कहलाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, दिस विल नेवर बी कॉल्ड एज विंड। अब देखो कुछ कुछ बातें ऐसी भले हो सकती हैं कि तुम्हारा टोपोग्राफी ही ऐसा है, टोपोग्राफी ही ऐसा है कि विंड जो है उसको सीधा ऊपर का रुख लेना लगा, वो बात अलग हो जाएगी। देखो या तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में होगा, या फिर हम इसी को बोलते हैं कि इट विल स्टिक टू द सरफेस। मैं इसको समझाता हूं भी, इट विल स्टिक टू द सरफेस व्हाइल मूविंग। इसका मतलब क्या है, मान लो कि अब मेरे पास में ऐसा कुछ जमीन है ना। अब मैं बोल रहा हूं कि सर यहां पर क्या हो रहा है, हवाएं चल रही हैं सर, हवाएं चल रही हैं। मैंने कहा कि हवाएं चल रही हैं, हॉरिजॉन्टल ही होगा फिर तो। बोला तुमने यस सर, यहां पर बस हल्की सी हवाएं उठ रही हैं, लेकिन ये फिर से, अरे सर ये क्या हुआ, ये तो हवा ऊपर की दिशा में चलने लगी, क्या ये विंड है? मैं कहूंगा बिल्कुल है। ये भले ही वर्टिकल डायरेक्शन में चल रही है बेटा, बट दिस इज विंड। क्यों? क्योंकि ये चलना तो हॉरिजॉन्टल ही चाहती थी, वो तो जमीन ने ही उसको ऊपर की तरफ मोड़ दिया। तो जमीन से चिपक के अगर चल रही है तो यहां पर, और इनफैक्ट अगर ये नीचे की तरफ भी गिर रही है ऐसे, तो भी ये विंड ही कहलाएगी। ये भी विंड ही है, ये पूरी विंड है भाई साहब, ये पूरी विंड है। क्यों? क्योंकि जमीन से चिपकते हुए चल रही है। अगर ये टोपोग्राफी के डिजाइन में चल रही है तो भी विंड है, भले ही उस सिचुएशन में ये दिखे कि हाँ लगभग वर्टिकल ही जा रही है, लगभग डिसेंड ही कर रही है, नहीं, तब भी ये विंड ही कहलाएगी। ये दोनों कंडीशंस को तुम आज गांठ बांध के अपने दिमाग, अपने जेहन में बैठा लेना है सोच के कि यही विंड है। और अगर हवा में कुछ भी नहीं हुआ है, हवे हवे में तुम बोल रहे हो कि भाई साहब ये हवा ऊपर चला गया, अरे हवा ऊपर चला गया, ऐसे कैसे ऊपर चला गया? ये विंड नहीं है, फिर ये विंड नहीं है, ये अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर है, बट दिस इज नॉट विंड, है ना। अब यहां पर हम लोग समझते हैं कि विंड जो है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा, ऐसे ही हम बोल रहे हैं कई बार एयर का वर्टिकल मूवमेंट होगा, तो हम उसको हर बार यही लिखेंगे कि ये एयर का वर्टिकल मूवमेंट है, उसको विंड कभी नहीं बोलेंगे। आई होप ये दोनों बातें आपके दिमाग में बैठ चुकी हैं। अब पहली बार हम लोग कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को एक बार और पढ़ लेते हैं, जैसे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ विंड में सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं क्या, इसको हम लोग लिखते हैं बेटा प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, किस बला का नाम है, जरा समझते हैं इस बात को भी। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या है जरा समझना, या फिर हम सॉरी, प्रेशर ग्रेडियंट पूरा लिखते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, इसको बोलते हैं हम लोग पीजीएफ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। क्या चीज है जरा समझना, ध्यान से सुनना बिल्कुल, एक एक बात बेटा, जब तक आज ध्यान से नहीं सुनोगे तब तक बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले हमें समझना चाहिए ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है। ग्रेडियंट का मतलब इन जनरल या फिर ज्योग्राफी के लैंग्वेज में हर बार डिफरेंस होगा। मतलब प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस मतलब एक प्रेशर ज्यादा एक प्रेशर कम, दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाएगा, प्रेशर डिफरेंस। तो हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो एक बात समझो कि तुमको विंड चलती क्यों है भाई साहब, विंड चल ही क्यों रही है। हमने बोला कि भाई देखो विंड चल रही है इसलिए क्योंकि यहां पर देखो जरा, मान लेते हैं कि ये तुम्हारे लिए दो लैंड सरफेस है, मतलब कि लैंड सरफेस तो मतलब एक ही है, हमने इसको दो हिस्से में डिवाइड कर दिया। कैसे? हम बोल रहे हैं कि देखो भाई यहां पर ना, ये क्या है, एक प्रेशर बार है, प्रेशर बार, और यहां पर भी एक प्रेशर बार है। ये प्रेशर बार क्या होता है सर, ये प्रेशर बार तो कभी नहीं पढ़ाया हमने। हमने कहा देखो इसको प्रेशर बार बोलो, या फिर बेटा इसी को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आइसो बार। आइसो बार, ये आइसो बार क्या होता है सर, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
मानते हैं कि हमारे पास में 3 प्लेसेस थे या 6 प्लेसेस थे, कुछ भी मान लो। प्लेस नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना? ए, बी, सी, डी, ई और एफ। हमने बोला हर जगह पर 980 MB का प्रेशर है। बिल्कुल, हर जगह पर कितना है बेटा? 980 MB। ए पर भी, बी पर भी, सी पर भी, डी पर भी, ई पर भी और एफ पर भी हर जगह 980 MB का प्रेशर है। तो द लाइन ज्वाइनिंग द सेम प्रेशर बार, द लाइन ज्वाइनिंग द सेम प्रेशर अमाउंट, जैसे कि ए को हमने पहले देखा बी से कनेक्ट कर दिया, फिर सी डी, सॉरी ऐसे हम लोग बोल रहे हैं कि ए बी सी डी ई एफ, ऐसे। तो ये जो व्हाइट लाइन मैंने ड्रॉ किया है ना, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? इसी को बोलेंगे बेटा आइसोबार। आइसोबार का मतलब क्या है कि अगर हम लोग हर एक छोटे 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 पॉइंट पर प्रेशर मेजर करें और जहां जहां पर प्रेशर सेम आ जाए तो हम उसी को क्या बोल देंगे? आइसोबार। तो आइसोबार क्या होते हैं? लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग सेम प्रेशर बेल्ट्स। तो यहां पर इसी तरीके से हमने 2 आइसोबार्स ड्रॉ किए हैं जहां पर प्रेशर बिल्कुल सेम होगा। मान के चल लेते हैं, मान के चल लेते हैं कि भाई जो यहां वाला प्रेशर है वो है बेटा तुम्हारे लिए 960 MB का, और यहां वाला जो प्रेशर है हम बोल रहे हैं ये है तुम्हारे लिए, मान लेते हैं 980 MB का। तो प्रेशर ज्यादा कौन सा होगा? हमने बोला कि सर निसंकोच प्रेशर जो है ये वाला हाई प्रेशर है और ये वाला सर लो प्रेशर है, और इसके चलते हम बोल रहे हैं कि सर विंड जो है वो बिना किसी रुकावट के वो सीधे इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। इसमें कोई शक ही नहीं है सर, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की दिशा में विंड हमेशा मूव करता है। अच्छा, ये चलो एक केस हो गया। यहां पर अब हमने बोला, या फिर इसको कुछ इस प्रकार से हम थोड़ा सा और डायग्रामेटिक बनाए अगर, तो यहां से विंड हम लोग इसको ऐसे दिखा देते हैं, ये विंड है, ठीक है। अब एक केस मैं तुम्हारे सामने और बनाना चाहता हूं, एक केस में और बनाना चाहता हूं। मैं बोल रहा हूं कि यहां पर मान लेते हैं कि एक प्रेशर, एयर प्रेशर और है, बेल्ट एक ये भी है, और दूसरा बेल्ट हम मान लेते हैं कि एक ये भी एक आइसोबार है, एक आइसोबार। इस केस में लेकिन क्या हुआ है कि इस वाले आइसोबार का जो प्रेशर है बेटा वो है 1050 MB, और दूसरा हम बोल रहे हैं यहां पर कितना है बेटा? हम बोल रहे हैं कि 940 MB। अब तुमसे अगर मैं पूछता हूं कि केस नंबर ए और केस नंबर बी में प्रेशर डिफरेंस कितना आ रहा है? हमने बोला यहां प्रेशर डिफरेंस कितने का है? हमने बोला 20 MB का प्रेशर डिफरेंस है, और यहां पर प्रेशर डिफरेंस कितने का है? हमने बोला अरे सर बहुत ज्यादा है, 110 MB का प्रेशर डिफरेंस है यहां पर। तो प्रेशर डिफरेंस को ही हम क्या बोल रहे थे? प्रेशर ग्रेडियंट। यहां पर जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो कैसा है भाई? 110 MB का है। तो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, क्योंकि यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है, तो भाई साहब प्रेशर ग्रेडियंट के ज्यादा के होने की वजह से यहां पर जो हवाएं हैं वो बहुत तेजी से मूव करेंगी, बहुत तेजी से मूव करेंगी। मतलब कि जो हम बोल रहे हैं ना कि विंड की वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, मैंने बोला प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स पर डिपेंड कर रही है भाई साहब, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स पर। और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्यों बोला मैंने? क्योंकि भाई साहब प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है, प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा लगेगा तो हमारे लिए क्या होगा? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ज्यादा, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स से वेलोसिटी ज्यादा। तो हमने बोला कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या है, यहां पर लिख देते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स PGF इज द फोर्स, इज द फोर्स applied due to, अप्लाइड ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट के होने की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग बोल रहे हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। और यहां पर एक चीज का ध्यान अब हम लोग को समझ में आ गया कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विंड स्पीड।
विंड स्पीड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बढ़ाओगे तो विंड की स्पीड भी अपने आप ही तेजी से बढ़ जाएगी। तो दिस इज पॉइंट नंबर 1 अंडरस्टूड। ठीक है भाई, ये बात अपने को समझ में आई क्या? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए भाई। अब दूसरा एक और बात करते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट की हम बात कर रहे थे, तो यहां पर एक और केस ले लेते हैं हम लोग। इस केस में एक बड़ी सी जमीन हमारे पास और भी है, एक जमीन का टुकड़ा हमने ले लिया भाई। इस जमीन के टुकड़े पर फिर से हमने वही बात की, हमने कहा कि इस जमीन के टुकड़े पर से भाई साहब हमारे पास में ना कुछ कुछ हमारे पास में क्या है, दो सिस्टम्स हैं। हम दो सिस्टम को जरा अलग अलग तरीके से परसीव करेंगे। कैसे कर रहे हैं जरा देखिएगा। हम बोल रहे हैं कि सर देखो, एक कंडीशन में ना हमने क्या किया, प्रेशर ग्रेडियंट को जो है, एक प्रेशर ग्रेडियंट यहां पर, दूसरा प्रेशर ग्रेडियंट यहां पर, तीसरा प्रेशर ग्रेडियंट यहां पर, चौथा प्रेशर ग्रेडियंट यहां पर, पांचवा प्रेशर ग्रेडियंट इधर, छठवां प्रेशर ग्रेडियंट इधर, सातवां इधर। ये है। अब हमने यहां से शुरू किया सर, ये था 940 पर, ये था 950 पर, ये था 960 पर, ये था 970 पर, ये 980, ये 990 और ये 1000 पर। ये सारे एमबीज में है ना। अब हर बार एमबी एमबी लिखूंगा तो क्या ही है। ठीक है भाई, ये सारे के सारे प्रेशर ग्रेडियंट है, आई गॉट इट। लेकिन दूसरे तरफ हमने बोला कि सर देखो, एक ये प्रेशर, एक ये प्रेशर और एक ये प्रेशर, ये वाला है ना सर 980 पर, ये वाला है ना सर, ये वाला है 1000 पर, और ये वाला है ना सर 1020 पर। अब हमसे अगर कोई पूछेगा कि एक बात बताओ, अगर तुम्हारा यहां पर क्या हो रहा है, एक केस ऐसा बन रहा है कि यहां पर मुझे लग रहा है कि यहां पर जो आइसो बार हैं दे आर क्लोजली स्पेस्ड। यहां पर क्या है, क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार्स हैं। और यहां पर कैसे हैं, यहां पर हमने बोला वाइडली स्पेस्ड है, दूर दूर है भाई यहां पर, और क्या, वाइडली स्पेस्ड आइसोबार्स है। मतलब इसका कहने का ये है कि यहां पर तुरंत तुरंत प्रेशर बदल जा रहा है, तुरंत तुरंत, थोड़ी दूर पे जा रहा हो प्रेशर बदल, थोड़ी दूर पे गए प्रेशर चेंज हो गया, यहां पर काफी दूर जाओगे तब प्रेशर बदलते हुए दिखेगा। ऐसा सिचुएशन है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि इस केस में प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स किसका ज्यादा होगा। तो जो भी क्लोजली ऑब्जर्व और वाइडली ऑब्जर्व आइसोबार्स हैं, हमने बोला कि भाई साहब इसमें जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लग रहा है, कौन से में मान लेते हैं कि ये ए कंडीशन है और ये बी कंडीशन है। तो हम मान लेते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ए का जो है, अगर कंपेयर करें प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बी में, तो किसका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ज्यादा लगेगा? हमने कहा ए। जिसमें क्विकली चेंज हो जाए, जिसमें क्लोजली स्पेस्ड हो। और इस केस में हम लोग फिर से यही बोलेंगे, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ऐसा है, तो सर जायज सी बात है कि जो विंड की स्पीड यहां मिलने वाली है, कहां पर, ए वाले केस में, वो भी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू विंड की स्पीड बी वाले केस की। और डायरेक्शन भी तो बता रहे हैं ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रहे हैं, हाई ग्रेडियंट से, मतलब हमारे प्रेशर ग्रेडियंट जहां पर क्रिएट हो रहे हैं उसमें हाई प्रेशर लो प्रेशर क्या है उसकी वजह से। तो ये पहला केस हम लोगों ने समझा। दूसरा फैक्टर अगर हम लोग बात करते हैं, तो दूसरा फैक्टर हमें देखने को मिलता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या चीज है यार? देखो क्या होता है कि जब भी तुम कोई भी, मान लो कि एक एरिया की बात कर रहे हो, इस एरिया में क्या होगा, कई बार ऐसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे इमारत दिखेंगे तुम्हें, कहीं पर तुमको पेड़ पौधे दिख रहे हैं। इस केस में अगर विंड ट्रैवल करने की कोशिश भी करे तो इनसे बार बार टकरा जाएगा। ओए, टक्कर हो गई, ओए यहाँ टक्कर होके ऊपर कहीं, यहाँ टक्कर होके इधर से कहीं निकलते हैं। तो यहां पर क्या है भाई, फ्रिक्शन ज्यादा है, फ्रिक्शन ज्यादा है। और यही सोचो कि अगर एकदम मस्त एक ऐसी जमीन हो जिसमें और कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इसके ऊपर क्या हो भाई, सिर्फ और सिर्फ यार बेटा पानी हो, है ना, इसके ऊपर क्या हो, सिर्फ पानी हो, ये पूरा पानी बह रहा है भाई, इसके ऊपर पानी ही पानी है। तो तुम समझ पा रहे हो कि यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगने वाला है ना, यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। मतलब कि यहां हवाएं सनन सनन चलेंगी। कैसे चलेंगी भाई? हवाएं सनन सनन चलेंगी बहुत तेजी से, बिना किसी फ्रिक्शन के। तो यहां पर हमने बोला कि फ्रिक्शन
अगर कम रहा तो इसका मतलब है कि विंड की स्पीड ज्यादा रही। ये तो बहुत ही सामान्य सी बातें हैं, है ना। और इस केस में चूंकि हमारी फ्रिक्शन ज्यादा है तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे लिए बहुत ही सामान्य सी बात है कि यहां पर विंड की स्पीड कम होगी। अब तुम इसी चीज को अगर तुम ग्लोबल लेवल पर समझना चाहते हो तो तुम हमेशा समझोगे कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा जमीन वगैरह नहीं देखने को मिलती है 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री लैटिट्यूड पर। और वहां पर इस 40, 50, 60 डिग्री लैटिट्यूड पर जो भाई साहब विंड चलते हैं ना, खतरनाक। तो हमने लिखा कि विंड स्पीड, इससे मतलब हम लोग को एक और समझ में आना चाहिए कि विंड स्पीड एट 40 डिग्री साउथ, 50 डिग्री साउथ एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड is very much, बहुत ज्यादा है। क्यों? बिकॉज देयर इज वेरी लेस लैंड, वेरी लेस कॉन्टिनेंट पार्ट एंड मोर ओशियंस। यकीन नहीं आता तो मैप में एक बार जरा मैप देख लूंगा, है ना। तीसरा बेटा, इस पूरे ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक है कॉरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स क्या कहता है जरा हम इसको समझते हैं। सबसे पहले तो कोरियोलिस फोर्स जैसा एक्चुअल फोर्स कुछ भी नहीं होता है। सारी चीजें क्या है, सूडो फोर्स है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कैसा बेटा, ये एक अपने आप में क्या है, एक सूडो फोर्स है। हाँ, सूडो मतलब क्या होता है बेटा, झूठा, काल्पनिक, काल्पनिक फोर्स है ये, काल्पनिक है, असल में नहीं होता ऐसा कोई भी फोर्स। बट इट ऑलवेज सीम्स लाइक कि हाँ ऐसा होता है, हमें फील तो होता है, लेकिन कहां पर है ये फोर्स पता नहीं। तो हमने बोला इसके लिए तुमको समझने का सबसे बेसिक जो एक तुमको एक आइडिया मिल सकता है वो मिल सकता है इससे। हम लोग समझते हैं कि ये हमारे लिए क्या है भाई, अर्थ हमारे पास में ये एक गोला और ये हमारा भाई इक्वेटर। ये हमारे लिए इक्वेटर। अब इस इक्वेटर के हम लोग कुछ कुछ बातें करते हैं, जैसे कि हम लोग ना इसमें दो पोजीशंस ड्रॉ करते हैं। दो पोजीशंस, जैसे कि पहला एक ये ले लेते हैं भाई, और ऐसे ही एक यहां नीचे भी ले लेते हैं। तो हमने ये तीन पोजीशंस ले लिए, है ना, तीन पोजीशंस ले लिए। अब यहां पर हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा अर्थ होता है, अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारे लिए एक्सिस है, ये हमारे लिए नॉर्थ, ये हमारे लिए नॉर्थ पोल है और ये हमारे लिए साउथ पोल है। तो हमारा अर्थ जो रोटेट करता है बेटा वो कुछ ऐसे डायरेक्शन में रोटेट करता है। मतलब कि तुम्हारे सामने ऐसे जा रहा है, ऐसे और ऐसे निकल जाएगा। हमेशा क्या हो रहा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है। मतलब कि अगर हम इसको वेस्ट ले लें और इसको ईस्ट ले लें तो हम क्या बोलेंगे, अर्थ इज ऑलवेज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो हमेशा तुम्हारे लिए अर्थ वेस्ट टू ईस्ट। या फिर तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर तुम नॉर्थ पोल पे चढ़ जाओ जरा, नॉर्थ पोल के ऊपर चढ़ के देखो अर्थ कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्या बोलते हो। नॉर्थ पोल के ऊपर अगर चढ़ के तुम देख रहे हो तो तुम बोलोगे कि अरे 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 ये क्या, अर्थ तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो नॉर्थ पोल से अगर देखा जाता है तो अर्थ एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, और साउथ पोल से देखा जाए तो, साउथ पोल से देखा जाए तो बताओ भाई, क्लॉकवाइज। मतलब कि हम लोग बोलें कि अर्थ का रोटेशन का स्पीड क्या है, हम लोग बोलते हैं कि भैया वेस्ट टू ईस्ट तो है, लेकिन ये भी याद रहे कि नॉर्थ पोल से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज दिखता है। ये भी हम लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, मतलब यही डायरेक्शन बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है भाई, इतनी बातें समझ में आती हैं। तो हमने बोला कि अच्छा एक बात बताओ, इसका पूरा फंडा क्या कहता क्या है। हमने बोला कि सर देखो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, मानते हैं। अच्छा आप इस चीज को इमेजिन करने की कोशिश करो, अगर एक पर्सन यहां खड़ा है, अर्थ रोटेट कर रहा है, कुछ देर बाद ये पर्सन यहां पर हो सकता है। ओहो, गर्दन बहुत लंबी हो गई इस पर्सन की।
दूसरा पर्सन यहां पर हो सकता है, दूसरा पर्सन नहीं, कुछ देर बाद जब अर्थ रोटेट कर करके आ रहा होगा तो ये यहां पर पहुंच गया होगा, है ना, देखो यहां पर आ गया, पहले क्या था, इधर था, अब ये अर्थ ऐसे घूम कर आया होगा इधर जाने के लिए, तो ये पर्सन यहां पहुंच गया। तो ठीक है भाई, ये जो पूरा हिस्सा है इसमें अर्थ के घूमने की वजह से इसने बहुत घूमा भाई साहब। अब सोचो कि एक पर्सन नॉर्थ पोल पर खड़ा होता तो उसके साथ क्या होता, उसके साथ अगर अर्थ यहां होती तो ये ऐसे खड़ा होता, और जब ये वाला पूरा हिस्सा ये घूम के भाई साहब इधर से इधर चले गए तो ये नॉर्थ पोल पर खड़ा हुआ इंसान सिर्फ ऐसे मूव करता। बस हम इतना ही घूमे हैं अभी तक और हम अपने ही जगह पर हैं। हम पहले ऐसे थे, अब हम धीरे धीरे घूमते 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 ऐसे चले गए, बस इतना ही हुआ है। इतना ही होने की वजह से अब इसके इसमें ज्यादा मूवमेंट हुआ या इसके में ज्यादा मूवमेंट हुआ, तुम बोलोगे ऑब्वियसली सर इक्वेटर पर ज्यादा मूवमेंट हुआ। अच्छा वही सेम चीज अगर हम बात करते हैं, यहां पर जितने देर में यहां से यहां पर्सन गया होगा, अगर वही सेम पर्सन इस लैटिट्यूड पर होता तो शायद वो यहां से यहां ही पहुंचा होता सिर्फ, मतलब इसका मूवमेंट तो कम ही हुआ होता इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो। ये बात तो बहुत ही फैक्ट नहीं है कि ये ज्यादा मूव करेगा, ये चूंकि अर्थ का लैटिट्यूड ही छोटा है इसलिए ये कम ही मूव करेगा भाई साहब, सेम टू सेम नीचे भी यही होगा। तो अब इसके वजह से यार एक ना थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जैसे कि मान लो, बड़े सिंपल तरीके से बताता हूं, देखो मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है यहां पर, इसको हम बोल रहे हैं ए पोजीशन। इस ए पोजीशन से हम लोग बोल रहे हैं कि अरे एक काम करो बेटा, तुम ना एक बहुत तेजी से बंदूक बंदूक चला दो, ऐसा कि मतलब इतना तेज सामान फेंक दो, अपना कोई बड़ा सामान फेंको, बंदूक मत चलो, कोई बड़ा सामान इतना तेज फेंको, पूरे दम से फेंको, रॉकेट लॉन्च जो करना है करो, लेकिन वो पहुंच जाए बेटा कहां पर, एकदम सीधे नाक के सीधे पहुंच जाए ए डैश पर। ठीक है भाई, इसने कहा ठीक है करते हैं, बहुत इजी है सर ये तो फिर यहां पर हम लोगों ने देखा क्या हुआ जरा देखना, कि ये विंड इधर आ रहा था, नीचे की दिशा में आ रहा था, लेकिन क्या हुआ कि ये तो धीमे धीमे मूव किया, लेकिन ये तो तेज तेज मूव करेगा। मतलब एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हम लोग बोल रहे हैं कि ये वाला पोजीशन जो है अब यहां पहुंच गया, ए वाला, लेकिन ये तो ज्यादा घूमेगा भैया, यहां पर अब पहुंच चुका है ये तो इसका मतलब है कि जो भी चीज इसने फेंकी होगी अपने नाक के सीधे में, वो नाक के सीधे में नहीं जाएगा कभी भी। वो कैसे जाएगा, वो जाएगा बेटा ऐसे, जाने को तो जा रहा था, जाने को तो ये भी सीधे ही जा रहा था, लेकिन ये वाला दिशा तब तक ज्यादा आगे बढ़ गया तो इसकी वजह से ये मुड़ गया। यहां पर हम बोल रहे हैं कि ये कैसे मुड़ गया भाई साहब, इधर की दिशा में मुड़ गया। क्यों मुड़ा, क्योंकि ये ज्यादा आगे निकल गया ना। अरे यार देखो ना, ये सीधे जा रहा था, ये बस यहां से यहीं तक पहुंचा, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक ही पहुंचा, लेकिन ये डिस्टेंस यहां से यहां तक पहुंच गया। अब तुम अगर कंपेयर करोगे, सेंटर पॉइंट भी ले लोगे, तो यहां से अगर कोई ऑब्जेक्ट फेंका गया होगा तो वो तो यहां पहुंच जाएगा ना, सीधे थोड़ी नहीं जाएगा, ये तो बहुत आगे बढ़ जाएगा उसके। ये बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको इमेजिन करना थोड़ा डिफिकल्ट सा होता है कई बार लोगों के लिए। तो तुम बड़े ही सिंपल तरीके से इस बात को समझने की कोशिश करो, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इतना ही बस तुमको समझना था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट तुम कभी भी इसको नीचे की दिशा में फेंकोगे तो ये कभी भी सीधे सीधे ना जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा यहां पर जाके मुड़ जाएगा। और यही चीज तुम अगर इधर से फेंकोगे तो एक बी पोजीशन से, मानते हैं बी पोजीशन के लिए अर्थ अब इधर घूम रहा है, तुम यहां पे खड़े हो और तुमने कोई सामान फेंका ऊपर की दिशा में, तो ये भी क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अब फिर से तुम्हें समझाता हूं कि ये किधर डायरेक्शन में मूव कर जा रहा है, इधर डायरेक्शन में, और ये इधर डायरेक्शन, नदर्न हेमिस्फीयर में इस डायरेक्शन में, सदर्न हेमिस्फीयर में इस डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। अगर मैं बोलता हूं अच्छा ठीक है भाई, ऐसे ही समझ लेते हैं, अगर तुम मान लो इक्वेटर पर हो, इक्वेटर से कोई चीज फेंक रहे हो, तो अब ये ए है, अब हम इधर से कोई चीज फेंक रहे हैं तो हम पहले भाग जा रहे हैं, ये लेट हो जाएगा बेचारा, ऊपर वाला लेट हो जाएगा, तो हमारा सामान ना इससे पहले पहुंच जाएगा, मतलब कि हम इधर से फेंक तो रहे थे लेकिन ये यहां से थोड़ा मुड़ जाएगा। और सिमिलरली यही चीज अगर हम यहां पर भी लिख दें, यही चीज अगर हम यहां पर भी बनाते हैं कि भाई देखो अगर यहां पर अब ए है और ए जो है अब नीचे की तरफ फेंक रहा है, तो ये जो भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा होगा वो धीरे धीरे इधर की तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि अर्थ हर बार इधर की तरफ भाग रहा है ज्यादा तेज। तो ये बेटा क्या है, इसमें तुम अगर हमेशा याद रखना, हमेशा और हमेशा याद रखना। अब देखो,
अब एक चीज मैं तुम्हें हर बार समझाऊंगा और तुम कई बार कंफ्यूज हो गए, ये तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक तुम ये खुद कर नहीं देखोगे। हम बोल रहे हैं कि जब भी तुम अपने चीज को ऊपर फेंक रहे हो तो तुम मेरे जैसे हो जाओ। जैसे मेरी पीठ दिख रही है ना तुमको, मेरी पीठ दिखनी चाहिए। ऐसा दो केस में बनेगा। कौन से केस में? जब तुम ऊपर की दिशा में फेंक रहे हो, एक इस वाले पोजीशन में और एक इस वाले पोजीशन में। ये दो पोजीशन में देखो तुम कैसे फेंक रहे हो, ऊपर की तरफ फेंक रहे हो। जब भी तुम ऊपर मतलब कि अपने अर्थ के ऊपर दिशाओं में फेंकते हो तो तुम ऐसे खड़े हो जाओ और तुम देखो, अरे ये तो इधर चला गया, ये किधर चला गया, इधर चला गया। मतलब कौन सा डायरेक्शन है बेटा? ये मेरा कौन सा हाथ है? ये मेरा कौन सा हाथ है? राइट हैंड है मेरा। अच्छा, अगर मैंने बोला कि बी बी पोजीशन पर अगर मैं कोई भी चीज फेंक रहा था वो इधर चला गया, वो इधर चला गया, ये मेरा कौन सा हाथ है? ये मैंने बोला लेफ्ट हैंड हाथ है। ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में चला गया। अब जब भी तुम कोई भी चीज अपने से नीचे की तरफ फेंकते हो तो तुम ऐसे हो जाओ। अब हमारे नीचे से फेंकना है हर एक चीज, मतलब हम अपने नीचे फेंक रहे हैं, तो इसीलिए फ्रंट फेस पर। अब फ्रंट फेस पर भाई साहब दो रीजन बनते हैं, दो रीजन। अब ये समझना देखो कठिन है, मैं फिर से बोलता हूं, इसको 10 बार हो सके देखो, जैसा मर्जी भाई देखो, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीके से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं समझ में आए तो रट डालना, कोई बात नहीं है, लेकिन इसको हमेशा याद रखना कि जब भी तुम कोई भी चीज ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हो तो तुम देखोगे अरे हमसे नीचे की तरफ जा रहा है, हमसे नीचे। और इस केस में अगर मैं बताऊं, इस केस में ए वाले केस में देखना, ए वाले केस में कि ये मेरे ऐसे आता 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 इधर चला गया, इधर। ये मेरा कौन सा हाथ है बेटा? अगर मैं अपने हाथ को तो जानता ही हूं, मैं इसी हाथ से लिखता हूं, राइट हैंड है मेरे लिए ये। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? इसको क्या लिखूंगा? राइट हैंड से। और यही चीज दो केसेस यहां पर भी बन रहे थे वैसे तो देखो, एक ये वाले केस में और एक ये वाले केस में। दोनों केस में मैं अपने से नीचे फेंक रहा हूं तो मैं सामने खड़ा हो गया। अब इस वाले केस में देखना कि मैं नीचे जा रहा था, इधर को घूम गया, इधर घूम गया। ये मेरा कौन सा हाथ है? ये मेरा है लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने बोला लेफ्ट हैंड साइड। तो मुझे एक बात समझ में आई कि ये जो फोर्स लग रहा है ये किसकी वजह से लग रहा है? अर्थ के रोटेशन की वजह से लग रहा है तो सूडो फोर्स, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो यहां पर इस सूडो फोर्स के बारे में जब भी हम लोग लिखेंगे तो हम लोग को एक बात समझ में नहीं आ रही है। एक बात सोचो, तुम नदर हेमिस्फीयर में चाहे जैसे भी फेंक दो कोई भी चीज, कि ये हमेशा राइट हैंड साइड ही जाने को तैयार है। नदर सदर हेमिस्फीयर में तुम चाहे जैसा भी फेंक दो, ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही जाने को तैयार है ना? दोनों के केसेस अलग अलग हैं बस, और कुछ नहीं। तो हमने बोला सूडो फोर्स की तो हम बात कर रहे थे। हमने बोला इसमें सबसे पहले कि जब भी हम लोग सूडो फोर्स, कोरियोलिस फोर्स जो है, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स ऑन ये वाला हिस्सा बेटा, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर और इसको बोलते हैं हम लोग साउथ हेमिस्फीयर। तो हमने बोला कि कोरियोलिस फोर्स ऑन नॉर्थ हेमिस्फीयर इज ऑलवेज टुवर्ड राइट हैंड साइड। कोई भी विंड सिस्टम जहां से चल रहा होगा तुम अपने राइट मोड़ देना। इधर से जा रहा होगा तो इधर राइट, और ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो इधर राइट। तो हर बार अपने राइट ही मोड़ना। दूसरा हमने बोला कि भाई यहां पर अगर, यही बोल रहा हूं मैं, कोरियोलिस फोर्स जो है ऑन सदर्न हेमिस्फीयर कैसा होगा? हमने बोला कि ये होगा लेफ्ट हैंड साइड। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये विंड सिस्टम के डायरेक्शन को बदल दे रहा है भाई साहब, विंड सिस्टम के डायरेक्शन को बदल दे रहा है। अब यहां पर कुछ कुछ बातें तुमको समझना पड़ेगा। यहां पर हमने समझा कि जो कोरियोलिस फोर्स है ना बेटा, इसका रिलेशन लैटिट्यूड से है। मतलब कि अगर हम बात करें कोरियोलिस फोर्स ऑन ऑन पोल्स और हम बात करें कोरियोलिस फोर्स ऑन इक्वेटर, तो तुमको ये बात भी समझनी चाहिए कि कोरियोलिस फोर्स जो पोल्स पर होगा वो हमेशा और हमेशा मैक्सिमम होगा, और कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पर 0 होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको लैटिट्यूड समझूं तो मैं लिखूंगा कि जो कोरियोलिस फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिट्यूड। लैटिट्यूड बढ़ेगा, कोरियोलिस फोर्स बढ़ेगा। दिस इज पॉइंट नंबर 1, सॉरी पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 तो ये था। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें हम लोग समझते हैं कि अगर ये कोरियोलिस फोर्स कितने ऊपर तक लगेगा, अर्थ से बिल्कुल चिपक के हवाएं चल रही तब तो ठीक है, और बहुत ऊपर चला गया तो अर्थ का रोटेशन उसके साथ साथ होगा क्या? यस होगा। हमने बोला कि अगर
लेकिन इसमें एक लिमिटेशन भी है कि अगर हम एल्टीट्यूड बढ़ा दें, तो इसका मतलब है कि कोरियोलिस फोर्स जो है बेटा अब कम हो जाएगा। बहुत ऊंचाइयों पर हम बोलते हैं कि नहीं लग पाएगा। हम लोग बोलते हैं कि कोरियोलिस फोर्स तब सर कितने कहां तक लगता है? हम बोलते हैं देखो कोरियोलिस फोर्स एग्जिस्ट्स अप टू 32 किलोमीटर हाइट, मतलब 32 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक, 32 किलोमीटर ऊंचाई तक ये कोरियोलिस फोर्स हमें दिखता है। मतलब कि 32 किलोमीटर तक हम क्या लिख सकते हैं कि वी कैन ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स। हम इतने दूर तक 32 किलोमीटर की हाइट तक देख सकते हैं। और एक चीज बस मैं तुमको, अब ये क्या हो गया बेटा, पॉइंट नंबर 3 हो गया तुम्हारे लिए। और बस एक बात तुमको और याद करनी है। हम बोल रहे हैं कि देखो भाई, जब भी विंड की स्पीड ज्यादा तेज होगी तो कोरियोलिस फोर्स ज्यादा लगेगा। हाँ, अब हम तुमसे पूछें कि सरफेस पर कोरियोलिस फोर्स ज्यादा होगा कि हाइट पर, तुम बोलोगे सर सरफेस पर चल रहा होगा तो बहुत सारा फ्रिक्शन, कभी बिल्डिंग कभी पेड़ ये सब आएगा। लेकिन ऊपर अगर 4-5 किलोमीटर ऊपर की बात करेंगे तो हवाओं के लिए तो कोई अवरोध ही नहीं है सर। वो तो एकदम सनन सनन चलेगा। जब सनन सनन चलेगा बेटा हवा, तब फिर उसमें कोरियोलिस फोर्स और ज्यादा लगेगा। तो हमने बोला कि एक तो चलो हम बात कर रहे हैं कि एल्टीट्यूड के साथ साथ कोरियोलिस फोर्स घटेगा, चलो बात तो सही है तुम्हारी। लेकिन भैया फ्रिक्शन भी तो है रोल में, कि जब फ्रिक्शन की वजह से कोरियोलिस फोर्स, मतलब विंड की स्पीड कम हो जाएगी ना। अगर विंड की स्पीड बहुत तेज है तो कोरियोलिस फोर्स ज्यादा है। हम बोल रहे हैं कि इफ विंड स्पीड इज मोर, इट मीन्स दैट कोरियोलिस फोर्स इज ऑल्सो मोर। बट हमेशा याद रखना कि कोरियोलिस फोर्स कभी भी विंड की स्पीड बढ़ा नहीं सकता है। यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। विंड की स्पीड बढ़ने से कोरियोलिस फोर्स बढ़ता है, यह बात सही है। लेकिन कोरियोलिस फोर्स के बढ़ाने से या फिर कोरियोलिस फोर्स के लगने से विंड की स्पीड बढ़ जाए, यह संभव नहीं है। मतलब कि ये उल्टा तुम नहीं लिख सकते हो। यही लिखना पड़ेगा कि विंड की स्पीड ज्यादा होगी तो कोरियोलिस फोर्स ज्यादा लगेगा। लेकिन उल्टा नहीं हो सकता कि कोरियोलिस फोर्स लग रहा है इसलिए विंड की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। नो, दिस विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट। ये चार बातें बेटा तुमको रट डालनी थी। जो हम चौथी बात करते हैं बेटा एक और चीज की, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जियोस्ट्रॉपिक विंड। फोर्थ पॉइंट इज जियोस्ट्रॉपिक विंड। जियोस्ट्रॉपिक विंड क्या है जरा हम समझते हैं। मान लेते हैं कि हम नदर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन अब की बार बात जो है वो सरफेस पर नहीं हो रही है। अब की बार बात हो रही है 8 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर। तो हम लोग कहीं नदर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन 8 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर बात हो रही है, जहां पर कोई पहाड़ वगैरह कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया शानदार ऊपर ही ऊपर मस्त हवा चल रही है, बहुत तेज चल रही है। हमने बोला कि भैया देखो यहां पर हमने बनाया दो आइसोबार्स। एक मान लेते हैं कि ये है बेटा 980 मिलीबार का, और यहां पर हम मान लेते हैं एक है 1020 मिलीबार का आइसोबार है। तो हमने बोला कि देखो भाई विंड के लिए तो बड़ा ही सिंपल सा था। हमने अभी तक यही तो पढ़ा है कि सर विंड देखो, ये तो हमें पता ही है कि कहां जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही होगी। मतलब कि अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं कि सर ये वाला विंड का डायरेक्शन होगा। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन क्या होगा एक्चुअल में, विंड चल रही होगी लेकिन इस पे बेटा नदर हेमिस्फीयर लिखा है, तो नदर हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होने के चांसेस रहेंगे। तो हमने बोला कि देखो हर बार ऐसा ही होगा कि जिस भी डायरेक्शन में विंड चल रही होगी, मतलब कि ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है हमारे लिए, इस प्रेशर ग्रेडियंट से क्या हो रहा होगा, हल्का सा बेंड हो जाएगा। मतलब कि हवा बेसिकली कैसे चल रही होगी मैं समझाता हूं तुमको। यहां पर देखो हवा ऐसी गई होगी, चलने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन ये हर बार एक कोरियोलिस फोर्स से मीट करती है। मतलब कि इस पे कोरियोलिस फोर्स एक्ट करने लगता है। तो हम मानते हैं कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो यार कुछ तो इस राइट हैंड साइड में लग रहा है, तो इसकी वजह से ये थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाती है। फिर हमने बोला अच्छा इस डायरेक्शन में जा रहे हो, कोरियोलिस फोर्स फिर लगेगा, थोड़ा सा और डिफ्लेक्ट हो जाती है।
और एक बार में ये बिल्कुल पैरेलल हो जाती है ऐसे। जब भी जब भी विंड की डायरेक्शन आइसोबार के पैरेलल हो जाए, जब भी विंड की डायरेक्शन, ये विंड की डायरेक्शन थी, आइसोबार्स के पैरेलल हो जाए, ऐसी विंड को हम बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड। बहुत ही सिंपल शब्दों में बताया, बहुत टेक्निकलिटी उसके लेवल पर। हम लोग अभी बेसिक एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बेटा, इसलिए बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। इसमें प्रॉपर स्टडी है ना, ये मैं प्रॉपर प्रूफ कर सकता हूं तुमको, लेकिन अभी तुम सिर्फ सिंपल तरीके समझ लो कि जब भी इस पे कोरियोलिस फोर्स लगेगा ना राइट हैंड साइड में, हम यही तो बोल रहे थे, राइट हैंड साइड में कोरियोलिस फोर्स लगेगा। कोरियोलिस फोर्स जब भी लग रहा होगा तो हमने बोला कि भाई जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होता है। हमने बोला जियोस्ट्रॉफिक विंड बड़ा ही सिंपल सा है कि अगर हम लोग एबव या फिर एक एट अ सर्टेन एल्टीट्यूड विंड स्पीड इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज कर रहा है भाई? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। और हमने अभी अभी तो बोला था कि इफ विंड की स्पीड ज्यादा, तो इसका मतलब है कोरियोलिस फोर्स भी ज्यादा। अब ये चूंकि हमारे लिए मतलब ये जो है हमारे लिए इतना ज्यादा कोरियोलिस फोर्स लगा दे रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि इफ द विंड if the wind gets deflected towards if the wind get deflected in a direction in a direction parallel to isobars parallel to isobars then this wind is called geostrophic wind। ठीक है भाई, अभी बड़ा बेसिक लैंग्वेज में समझाया बेटा मैंने तुम्हें, इसके अंदर बहुत टेक्निकलिटी है ना, बहुत टेक्निकलिटी की क्यों मुड़ रहा है इसके पीछे प्रॉपर रीजन है। सो डू नॉट वरी अबाउट इट, जस्ट बिलीव मी कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसको जियोस्ट्रॉपिक विंड बोलेंगे एंड इट विल ऑलवेज बी करेक्ट। अब यहां पर बस मैं तुमको एक चीज और समझाने की कोशिश करूंगा आज कि जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर कैसे काम करता है। तो यहां पर हम लोग जरा इसको समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए एक नया टॉपिक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई? जनरल सर्कुलेशन ऑफ जनरल सर्कुलेशन ऑफ हमारा पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर। इसको समझने के लिए बेटा हम लोग को एक चाहिए बहुत बड़ा अर्थ, जिस पर कि हम लोग बड़े आराम से इस चीज को समझ सकें। तो तुम लोग भी एक ऐसे ही बड़ा सा अर्थ बना लो। हम लोग समझते हैं कि ये जो इक्वेटर इक्वेटर टाइप का कुछ होगा, है ना। मान लेते हैं कि ये हमारा कुछ इक्वेटर होगा, पतला सा जो दिख रहा है, और इसके ऊपर नीचे हमने कुछ ना कुछ चेंजेस कर लिए भाई। हमने बोला कि ये जो इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट है पूरा का पूरा, यहां पर से हमने बोला कि सर देखो ये होगा हमारा 5 डिग्री नॉर्थ, और हम बोल रहे हैं 5 डिग्री साउथ। हमने कहा ठीक है भाई, और क्या करें भाई? हमने बोला सर इसी में ना हम थोड़ी थोड़ी चीजें और बनाएंगे सर, जैसे कि हम इसमें कुछ लाइंस और भी ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए।
सर एक तो ये वाली लाइन है सर, और वैसे ही सर एक और लाइन बनाऊंगा मैं यहां पर। ऐसा कुछ। और इसी चीज को मैं जरा नीचे भी रेप्लिकेट कर रहा हूं क्विकली। अब आप लोग इसको फटाफट से इसी तरीके से बना लेना बेटा, है ना। और एक लाइन मैं ऐसे ही नीचे भी बना देता हूं। ठीक है। अब मैं इन सभी के जरा लैटिट्यूड्स लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारे लिए है 30 डिग्री, ये हमारे लिए 35 डिग्री, ये हमारे लिए 60 डिग्री, ये हमारे लिए 65 डिग्री, और ये हमारे लिए है 90 डिग्री नॉर्थ। ये सारे के सारे जितने भी अभी तक हमने लिखे थे, इन सबको मैं फिर से ऐसे ही लिख देता हूं कि ये 5 डिग्री साउथ, ये 5 डिग्री नॉर्थ, ये 30 डिग्री नॉर्थ, ये 30 डिग्री 35 डिग्री नॉर्थ, 35 डिग्री नॉर्थ, ये 60 डिग्री नॉर्थ, और ये 65 डिग्री नॉर्थ। सिमिलरली यहां पर जब मैं आ रहा हूं तो ये बन जा रहा है 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, नीचे बन जा रहा है 35 डिग्री साउथ, यहां पर बन रहा है 60 डिग्री साउथ, ये 65 डिग्री साउथ, और बिल्कुल नीचे यहां पर आते आते मैं बोल रहा हूं 90 डिग्री साउथ है, ये 90 डिग्री साउथ है ये। तो यहां पर अब जरा हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बेटा एक बात बताओ, सूरज की सीधी किरणें कहां पर पड़ती है? हम बोल रहे हैं सर इक्वेटर पर पड़ती है, तो हमें भी पता है। इक्वेटर पर अगर पड़ रही हैं तो जरा एक बात मुझे समझाने की कोशिश करो। यहां पर एक बात समझाने की कोशिश करो, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि यहां पर जब भी सूरज की सीधी किरणें पड़ेंगी तो सर यहां से जो है वो ऊपर की दिशा में चीजें उठना शुरू हो जाएंगी, ऊपर की दिशा में चीजें। हाँ भाई, जब यहां पर सूरज की किरणें पड़ेंगी तो जायज सी बात है सर, ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि इस जगह से विंड ऊपर की दिशा में, इक्वेटर से ऊपर की दिशा में उठेगा, और ऊपर की दिशा में उठने के बाद जब ठंडा होने लगेगा तो ये वापस से डाइवर्ट भी होगा, ये वापस से डाइवर्ट भी होगा, और डाइवर्ट होते टाइम पर ये पहला एक बेल्ट बना रहा है, एक पहला बेल्ट बना रहा है यहां पर। यहां पर जब भी डिसेंट होगा कुछ भी तो ये दोनों डायरेक्शन में जाएगा। सिमिलरली ये भी जो एसेंट हुआ था ये भी हमारे लिए दोनों डायरेक्शंस में जाएगा, मतलब कि ये इधर भी अर्थ से टकरा के जाएगा और इधर भी अर्थ से टकरा कर जाएगा। अब जो हमने ये वाला पैटर्न लिखा है, ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न, अब जरा समझना कि अगर इस वाले पैटर्न को हम यहां बनाएंगे तो ऐसे से बनाएंगे, लेकिन भाई साहब नॉर्थ हेमिस्फीयर है, कोरियोलिस फोर्स राइट हैंड साइड में लगता है, मतलब कि हम बोल रहे हैं कि यहां पर सबसे पहले तो सर धूप की किरणें जब पड़ी थी तो मुझे एक बात समझ में आई कि ये धूप की किरणें पड़ते ही टेम्परेचर ज्यादा और प्रेशर कम, तो हमने बोला इसको यस दिस इज इक्वेटोरियल, दिस इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है भाई, लो प्रेशर बनेगा ही बनेगा। अब वहां पर डिसेंड हो रहा है तो क्या इसको हम लोग हाई प्रेशर बोल सकते हैं क्या? ये पूरा बेल्ट हाई प्रेशर होगा क्या? हमने बोला बिल्कुल होगा सर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम लिख देते हैं इसको हम लोग कि सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर,
हाई प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट। और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यहां पर भी यही लिख सकते हैं, यहां पर भी तो डिसेंट हो रहा है, ये क्या है हमारे लिए, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। समझ में आ जाएगा आपको। अब बताओ हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड ट्रैवल करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा यार। अब तुम बताओ कि नदर हेमिस्फीयर में तो ये अपने राइट हैंड साइड से, मैं फिर से बोल रहा हूं, ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं ना, तो हम इस फेज में आ जाएंगे। अब हमारे राइट हैंड साइड इधर है, तो मतलब कि हम ऐसे बनाएंगे, अच्छा ये अब पूरा का पूरा विंड सिस्टम जो है वो कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट में आके कुछ ऐसे चल रहा होगा, कुछ ऐसे चल रहा होगा। और सिमिलरली इधर से ऊपर जा रहे तो हम अब उल्टे खड़े हो जाएंगे, और हमारे लिए लेफ्ट हैंड साइड जाना है, नदर सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड मूव करता है, मतलब कि ये ऐसे चल रहा होगा। ये तो बहुत सिंपल सा है ना। देखो एकदम इसके और इसके येलो वाले और ग्रीन वाले एरो बिल्कुल सेम जैसे चल रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब तुम समझो इस तरीके से, अब और क्या होगा। हमने बोला था कि यार देखो पोलर विंड्स वगैरह जो होती हैं, यहां से हवाएं जो होती हैं वो डिसेंट करती हैं, और डिसेंट जब भी करेंगी तो वो नीचे की तरफ आएंगी, नीचे की तरफ आएंगी। और इधर से भी जो हवाएं चल रही हैं ये भी ऊपर पहुंच रही हैं, ये दोनों टकराएंगी और ऊपर की दिशा में उठेंगी, ऊपर की दिशा में ये उठ रही हैं। हमने कहा बिल्कुल सही बात है सर, ये तो एकदम ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। बोला जब ऐसा ही होना है, जब ऐसा ही होना है तो जायज सी बात है कि फिर यहां पर एक सर्कुलेशन सिस्टम और बनेगा भाई, यहां पर एक सर्कुलेशन सिस्टम ऐसा भी बनेगा, और यहां पर एक सर्कुलेशन सिस्टम ऐसा भी बनेगा। ऐसा कुछ। और यही सेम चीज नीचे भी होगा, है ना, यही सेम चीज नीचे भी होगा। यहां से डिसेंट होगा, और ये डिसेंट होके थ्रू आउट द रीजन ये इस डायरेक्शन में जाएगा, और इधर से ऊपर से इस वाले जोन से ये वाला विंड आ रहा होगा, तो ये दोनों लड़ के ऊपर उठेंगे, यहां से भी और यहां से भी। और फिर हम बोलेंगे कि ठीक है भाई, ये साइकिल जरा हम लोग जरा कंप्लीट कर देते हैं, ऐसा। और यहां पर से ये वाला भी ऐसा कुछ। तो हमने बोला कि अच्छा ये तो सही चल रहा है। अब देखो यहां पर अगर तुम देखोगे यहां पर, तो ये वाला बेल्ट कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, मतलब ऐसे चल रहा है, ये हमारे जा रहा है, तो हम फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम ऐसे खड़े हो जा रहे हैं। हम राइट हैंड साइड मुड़ना चाहते हैं, है ना, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स इस दिशा में लगता है, कोरियोलिस फोर्स इस दिशा में लगता है। तो ये कुछ ऐसा चल रहा होगा, और सेम टू सेम। अच्छा हमने तो ये बताया नहीं कि भाई देखो यहां से विंड ऊपर की दिशा में चल रहा है, तो ये भी तो लो प्रेशर ही होगा, ये भी तो लो प्रेशर होगा। हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सब पोलर, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। इसी को छोटे फॉर्म में लिख देता हूं, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, क्योंकि जो ऊपर होगा वही नीचे भी हो रहा है, देखो ना वही चीज, सेम चीज है। तो यहां से भी विंड ऐसी ही चल रही होंगी यार, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब हम बोल रहे हैं कि अब नीचे से आ रही, नीचे नीचे हमारे लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ जाएगी हर बार, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में हर बार लेफ्ट हैंड साइड, तो ये इस बार ऐसे हो जा रही है। ये सारी की सारी विंड्स जो हैं ये इस डायरेक्शन में चल रही हैं। देखो बेटा ये सारे परमानेंट विंड्स हैं, इसीलिए तुमको ये सारे डायरेक्शंस आने चाहिए। अब तुम एक बात बताओ, यहां पर हाई प्रेशर है कि नहीं, हाई पोलर हाइज है कि नहीं। हम बोल रहे हैं बिल्कुल है सर। यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो रीजन है तुम्हारे लिए बेटा, ये क्या है तुम्हारे लिए, दिस इज पोलर हाइज, पोलर हाइज। हाँ भाई पोलर हाई रीजन, और ये क्या है, लो प्रेशर बेल्ट है। तो हाई से लो प्रेशर पर जब भी देखो ये विंड आ रहा है नीचे की दिशा में, तो फिर से अपने राइट हैंड साइड में मूव करेगा। तो हम बोल रहे हैं कि ऐसे मूव करेगा कि नहीं करेगा भाई, बिल्कुल करेगा, राइट हैंड साइड मूव करेगा। और सिमिलरली ये भी अपने हाई प्रेशर से, ये भी पोलर हाई से लो प्रेशर पर जा रहा है, तो ये भी अपने लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगा भाई, बिल्कुल करेगा, ऐसे करेगा ये। यही क्या है बेटा, यही है तुम्हारे लिए पूरा का पूरा जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर।
इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें हम लोग ये सब बोल सकते हैं। देखो अब कुछ कुछ बातें मैं तुमको लिखवा देता हूँ, है ना। यहाँ पर जरा इस बात को समझना, बड़ा गौर से समझना कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट हमने बोला कि ये 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक यहाँ पर होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर ना बेटा ज्यादा हवाएं नहीं चलती, क्योंकि तुम देख रहे हो यहाँ पर बेसिकली वर्टिकल विंड्स हैं, हॉरिजॉन्टल तो है ही नहीं, तो यहाँ पर हवाएं चलती ही नहीं है। हम बोल रहे हैं विंड है ही नहीं यहाँ पर, तो हम लोग बोलते हैं दिस इज अ जोन ऑफ नो या फिर वीक विंड्स। हाँ भाई, जोन ऑफ लो या वीक विंड्स हैं। लेकिन यहां पर एक चीज का हमेशा ध्यान देना बेटा, यहां पर तुमको एक चीज मिलेगा, जहां जहां पर जमीन दिखेगी तुमको, वहां वहां पर तुमको एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखेगा। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर विंड ऊपर के दिशा में उठ रही है, बादल हो रहा है, रोज बारिश होगी भाई। तो जहां जहां जमीन होगी भाई साहब एकदम बढ़िया, रोज बारिश होगी वहां पर, तो तुमको मिलेगा ये चीज। दूसरा हमने बोला एक चीज और समझना यहाँ पर कि जो 0 डिग्री इक्वेटर है, इस वाले जोन को हम लोग एक और नाम देते हैं, इस वाले जोन को हम एक और नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा डोल ड्रम्स। याद रखना इस चीज को, है ना, डोल ड्रम्स बोलते हैं हम लोग इसको, 0 डिग्री वाले को डोल ड्रम्स। अब जरा दूसरे पर आते हैं। दूसरा हमारे लिए क्या है भाई? दूसरा है हमारे लिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। क्या है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की जब भी हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो देखना बेटा, यहां पर ना तुमको डिसेंडिंग एयर मिल रही है। डिसेंडिंग एयर मतलब एटमॉस्फेयर स्टेबिलिटी, मतलब कोई बादल नहीं, कोई बारिश नहीं, और यहां पर धूप भी बहुत पड़ रही होगी। इसीलिए बेटा यहां पर ज्यादातर तुम्हें रेगिस्तान देखने को मिलता है। मतलब ज्यादातर रेगिस्तान जो भी दुनिया में है, वो या तो इस पे या तो इस वाले बेल्ट पर दिखेंगे, इस पे या इस पे, इस पे या इस पे, है ना। तो रेगिस्तान दिखते हैं यहाँ पर। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पर तुम्हारे लिए क्या होता है? ड्राई कंडीशन होता है, बिल्कुल ड्राई कंडीशन। और ये जो ड्राई कंडीशन, क्योंकि बारिश नहीं होगी ना यहाँ पर इसीलिए तुमको ज्यादातर करके डिजर्ट एरियाज मिलेंगे, डिजर्ट एरियाज मिलेंगे। दूसरे हम बताते हैं, इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, कई बार हम लोग यहाँ पर इसको हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड, हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा काम रीजन है, बहुत ही शांत रीजन है। इतना शांत है कि यार विंड विंड बहुत ज्यादा यहाँ पर भी तुम्हें देखते हुए नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर इसीलिए एक जोन ऑफ काम रीजन है, इसीलिए हम इसको हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। ऐसा बोला जाता था कि शुरुआती दौर में ना, जब लोग अपने नाव से चलते थे तो साथ में घोड़े वोड़े को लेके चलते थे, कि भाई वहां पर उतरेंगे किनारे पर, घोड़े पर सामान ला देंगे और वहां से चले जाएंगे। इट इज लाइक जैसे आजकल हम लोग शिप में अपनी कार और ट्रक वगैरह लोड करके नहीं चलते, कि वहां पर बस पोर्ट पर आएंगे फिर कार ड्राइव करके चले जाएंगे। तो वैसे ही पहले के जमाने में भाई कार तो होती नहीं थी, घोड़े होते थे, तो घोड़े थे। अब जब हम इस बेल्ट में फंस जाते थे, कभी इन दोनों बेल्ट में फंस जाते थे, तो हमारे पास कोई और चारा नहीं बचता था, तो हम अपने बोट को हल्का करने के लिए घोड़ों को निकाल निकाल के पानी में फेंक देते थे। वहीं से ऐसा मतलब कहानियां हैं, बस मनगढ़ंत कहानी है, कैसी है पता नहीं, बट हाँ इसीलिए इसको हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पर। अच्छा यहां पर तुम हमेशा समझना कि बेटा ये जो विंड सिस्टम तुम देख रहे हो ना, ये जो विंड सिस्टम तुम देख रहे हो, तुम हमेशा देख रहे हो, वैसे मान के चलो कि तुम्हारे लिए बेटा ये क्या है? वेस्ट जोन है, मतलब इधर वाला वेस्ट है और इधर वाला ईस्ट है। तुम देखोगे कि ये कुछ ना कुछ ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रहा है। तो इसको हम लोग दो नाम दे सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको देते हैं, हम लोग इसको देते हैं ट्रेड विंड्स। हम लोग यहां पर इसको एक नया नाम दे सकते हैं, ट्रेड विंड्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड्स बोलते हैं। सिमिलरली यहां पर भी हम इसको क्या बोल रहे हैं? ट्रेड विंड्स बोल रहे हैं, ट्रेड विंड्स बोलते हैं इसको। यस, ये हमारे लिए कहलाता है भाई ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स कहलाता है। या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि चूंकि ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही है, तो ये ईस्टर्लीज होगी, ईस्टर्लीज। अब जरा हम लोग यहां पर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए क्या है भाई? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बाद हमारे लिए सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट पर अगेन तुम क्या देख रहे होगे यहां पर? अच्छा कुछ कुछ बातें और बता देता हूं, जैसे कि यहां वाले पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पर बेटा क्या तुमको बादल दिखेंगे? हम बोलेंगे नहीं भाई, ये तो क्लाउडलेस होगा।
हाँ भाई, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी की बात है ना, यहाँ तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, बादल बादल कहाँ ही दिखेंगे तुमको। तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसी जगह से एक और चीज है कि ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, नीचे जाएंगे तो ट्रेड विंड चलता रहेगा और ऊपर जाएंगे तो वेस्टर्लीज चलेगा। इसी तरीके से हम भी लिखते हैं कि हमारे लिए ये कैसा विंड है, ये कैसा विंड है, ये वाला विंड, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, वेस्टर्लीज। क्या बोलते हैं इसको, वेस्टर्लीज बोलते हैं हम इसे। और इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, वेस्टर्लीज। अब सोच लो तुम, अगर ध्यान दोगे तो तुम देखोगे कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो जो भी विंड जिस दिशा से ओरिजिनेट होता है, हम लोग बाय डिफॉल्ट वही डायरेक्शन दे देते हैं। जैसे कि इसको वेस्टर्लीज बोल रहे हैं क्योंकि ये वेस्ट टू ईस्ट जाते हुए प्रतीत हो रहा है ना। तो ये हमारे लिए क्या कहला रहा है भाई, वेस्टर्लीज कहला रहा है। तो हम यही लिखते हैं कि यार देखो, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट या सब पोल, अब जैसे यहां पर हम लोग हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से एक और शानदार बात पता चली कि भाई देखो, नीचे के साइड में जाओगे तब तो ट्रेड विंड्स मिल रहा है ना, नीचे के साइड में, मतलब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ही हमारे दो विंड्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। दो विंड्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, कौन कौन से, हमने बोला कि भैया देखो इसी से तुम्हारा ट्रेड विंड्स भी चल रहा है, इसी से तुम्हारा ट्रेड विंड्स भी चल रहा है, और इसी से तुम्हारा वेस्टर्लीज भी चल रहा है ना। दोनों चीजें जो है इसी से। अब सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट की बात करते हैं। यहां पर बेटा क्या होता है, यहां पर ज्यादातर करके हम लोग टेम्परेट साइक्लोन्स देखते हैं। क्या देखते हैं भाई, टेम्परेट साइक्लोन्स देखते हैं। क्योंकि यहां पर बादल बादल देख रहे हो, बढ़िया जबरदस्त बनते हैं यहाँ पे। तो यहां पर क्या होता है, इधर साइड से बेटा क्या होता है ना, गर्म हवाएं चल रही हैं और इधर साइड से ठंडी हवाएं चलती हैं। तो इधर से वार्म एयर, इधर से कोल्ड एयर, दोनों जब आपस में मिलती है ना, तो इसको बोलते हैं बेटा फ्रंट। क्या बोलते हैं, फ्रंट। कोल्ड और वार्म एयर मास फ्रंट। तो हम लोग यहाँ पर इस चीज को लिख देते हैं, आगे चल के हम इसको समझेंगे भी कि यहीं पर होता है बेटा क्या, फ्रंट्स का फॉर्मेशन। क्या होता है भाई, फ्रंट्स का फॉर्मेशन होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई तुम्हें भाई? आई होप कि तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है भाई। अब इसी तरीके से हम लोग यहां पर क्या लिखते हैं, ये हमारे लिए क्या है भाई, दिखने को, देखने में तो लग रहा है कि अरे ये भी तो क्या है हमारा, यार ईस्टर्लीज ही है, ईस्ट से वेस्ट आ रहा है तो ईस्टर्लीज बोल देते हैं, लेकिन नहीं, पोलर रीजन पर है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे पोलर ईस्टर्लीज। क्या बोलेंगे भाई, पोलर ईस्टर्लीज। और इसी तरीके से इसको भी यही बोल रहे हैं हम, क्या, पोलर, पोलर ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज बोलेंगे। अब देखो, ये जो ट्रेड विंड्स हमने बोला है ना, ये ट्रेड विंड्स भी एक तरीके से तुम बोलोगे सर ये तो फिर ऐसे, ये भी ईस्टर्लीज ही तो है, ये ईस्ट टू वेस्ट ही तो जा रहा है दोनों साइड से। तो हम इसको बोल सकते हैं भाई देखो, ट्रेड विंड्स जो बोला है तुमको, इसी को तुम क्या बोल सकते हो, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज भी बोलते हैं हम इसको। ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज बोल लो तुम, इधर ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज, इधर पोलर ईस्टर्लीज और बीच में वेस्टर्लीज। सिंपल है ना। तो ईस्टर्लीज दो हो गई थी इसलिए नाम रख दिया हमने, नहीं तो बाकी कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो बेटा एक काम करते हैं कि इस चैप्टर में चूंकि इतना सारा कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच करूंगा तो तुम लोग परेशान हो जाओगे। तो एक काम करता हूं कि जितना मैंने अभी तक तुमको पढ़ाया है, तुम सबसे पहले इतनी चीजों को बहुत शानदार तरीके से पढ़ो और समझने की कोशिश करो। बस एक चीज मैं तुम्हें और बता देता हूँ, हाँ, एक चीज बस और समझ लो तुम लोग, इसको भी तुम लोग लिख लेना फटाफट से। इसमें तुम लोग ये लिखना कि देखो, ये जो हमने तीन सर्कुलर बेल्ट्स बनाए हैं ना, इनके नाम है, इनके नाम है कैसे हैं, देखो यहां पर देखो, इनको हम लोग बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं हम लोग हेडलेस सेल। हेडलेस सेल बोलते हैं। ये जो पूरा सर्कुलर करंट बन रहा है ना, ये जैसे हेडलेस सेल है, हेडलेस सेल। इसको बोलते हैं हम लोग फेरल सेल, फेरल सेल। और इसको बोलते हैं हम लोग पोलर सेल, है ना। यही सेम चीज यहां पर भी होगा, क्या होगा, ये भी क्या होगा, अपना फेरल सेल होगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर सेल। सेल मतलब क्या है, सेल मतलब क्या है भाई, अरे ये जो पूरा सर्कुलर करंट नहीं दिख रहा है, ऐसे ऐसे सर्कल में चल रहा है, वही है अपने लिए क्या, हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। इनके बारे में भी हम लोग बड़े आराम से फिर से एक बार डिस्कशन करेंगे, तभी समझ में आएगा, दूसरे एंगल से मैं समझाऊंगा आपको तभी समझ में आएगा।
फिलहाल के लिए आपको इतना समझना बड़ा जरूरी है। तो इसका अगला पार्ट, ये चैप्टर बहुत बड़ा है बेटा, है ना, ये चैप्टर बड़ा है, इसीलिए हम एक और पार्ट में इसको देखेंगे, कंप्लीट करेंगे। मुझे लगता है कि आज का लेक्चर तुम्हारे लिए हैवी हो गया होगा। तुम लोग सोच रहे होगे कि सर ज्योग्राफी बड़ा हलवा है, बड़ा हलवा है। अरे आज समझ में आया भैया कि ज्योग्राफी हलवा नहीं है, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े टफ भी होते हैं। तो आई होप कि आपको कुछ बातें जितनी मैंने समझाई है उतनी तो समझ में आ गई होंगी, है ना। बाकी की बातें हम लोग डेफिनेटली करेंगे, अगले लेक्चर में कर लेते हैं, ताकि आप लोग को चीजें आराम आराम से समझ में आए। मेरा देखो मकसद वही है कि धीरे धीरे समझो लेकिन पूरा समझो। तो ठीक है भाई, आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।